आज के पॉडकास्ट शूट करने से पहले मेरे दिमाग में जो थीम आ रहा था, जो लाइन चल रही थी, वो थी एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड या फिर द सक्सेस ऑफ द अंडरडॉग्स। अब आरआर केके वाले मैच के लिए हम लोग कैसे थे, थोड़ा बहुत इक्वल्स का मैच था वो, बट एलएसजी और एसआरएच का जो मैच हुआ है और जो रिजल्ट आया भाई, मतलब एज न्यूट्रल्स दिल खुश हो जाता है देखकर कि आईपीएल में आप जितना भी कह लो, एक टीम बहुत स्ट्रांग है, एक बहुत वीक है, यू नेवर नो उस दिन पे क्या होने वाला है। आई थिंक फ्रॉम अ न्यूट्रल्स पर्सपेक्टिव राइट, ऑल्दो मैं तो एसआरएच को कर रहा था तो मैं थोड़ा दुखी हो गया था। मैं तो प्रेडिक्शन में कहा था भाई 300 इस मैच में देखने को बन सकते हैं, यहाँ पे 200 नहीं बन पाए, तो वो थोड़ा सा एक शॉकर था मेरे लिए भी। बट वही है कि जब ऐसे अंडरडॉग स्टोरीज निकल के आती है तो अच्छा लगता है। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि केकेआर कहाँ से अंडरडॉग थी भाई। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा इक्वल्स का था, इसीलिए एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड में कई लोग कहते हैं लवनीत से सोदिया को ला दिया जाए, ट्वेंटी ने जो रन मार दिए एंड नारायण एकदम से बाहर हो गए थे, वो भी अनएक्सपेक्टेड ही था। सो आज हम लोग बात क्या करने वाले, बेसिकली आरआर केकेआर का जो मैच हुआ था और एसआरएच एलएसजी का जो मैच हुआ था, इनका एकदम डिटेल में हमें टेक्निकल एनालिसिस करना है। काफी हिडन इनसाइट्स जो कि लोगों को नहीं देखने पता चलती होंगी, आज हम ट्राई करेंगे निकालने का। साथ साथ वीकेंड के 2 मैचेस, गुजरात मुंबई और एसआरएच दिल्ली, ये 2 मैच हैं हमारे, इनको हमें प्रीव्यू करना है। सीएसके वाला भी मैच पड़ रहा है वो, बट अभी सीएसके का पहले आरसीबी से मैच हो जाए तो प्रीव्यू करने का पॉइंट है नहीं, उसको हम लाइव स्ट्रीम में कवर कर लेंगे। एंड एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल के आया है जो कि काफी टाइम से हमारे लाइव स्ट्रीम्स में हो रहा है। मैं तो जिनको नहीं पता है, आजकल लाइव स्ट्रीम का बहुत चल रहा है, तो आईपीएल का माहौल है, रोज ही एक मैच हो रहा होता है, तो हम लाइव स्ट्रीम्स करते रहते हैं। आज भी करेंगे शाम को क्या रादर रात को 11 बजे जुड़िएगा जरूर। और ये सारी लाइव स्ट्रीम्स जो होती है ना, वो वंस दे आर डन वो ऑल मेंबर्स ओनली बन जाती हैं। तो इफ यू वांट टू एक्सेस देम, मेंबरशिप अभी तुरंत के तुरंत परचेज करिए एंड यू विल गेट एक्सेस टू ऑल दोज लाइव स्ट्रीम्स, लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है। प्लस है भाई, मतलब बहुत कुछ प्लान में है। बट हाँ, केकेआर और ईडन गार्डन्स का जो एक रिश्ता है, उसके बीच में एक विलन आ गए एंड क्यूरेटर साहब की बातें करनी थी। आई थिंक हमारा ये वाला चैनल और हमारे क्लिप्स चैनल पे, जहाँ पे क्लिप्स पे तो काफ़ी ज़्यादा केकेआर फैंस हैं, तो दोनों में ही लगातार लोगों ने कमेंट से बोला है कि प्लीज़ टॉक अबाउट दिस, कि जो भी सिचुएशन चल रही है एंड कैसे केकेआर के पास होम एडवांटेज नहीं है, तो इस टॉपिक को आई थिंक नेचुरली ब्रेक करना बनता है एंड इसके पीछे भी पता लगाते हैं कितनी सच्चाई है। प्लस सुजन मुखर्जी का मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा है भाई, अच्छा, कल रात को ही बैठ के, तो उसमें भी थोड़ी इनसाइट्स निकल के आई है, तो वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन इट। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेंबरशिप से हमने अनाउंसमेंट तो कर ही दिया है, और बच्चे अनाउंसमेंट कर दो भाई। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट दिखाई इस आईपीएल सीजन भाई 20 के होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी प्लीज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, क्योंकि आई थिंक काफ़ी पॉडकास्टर्स कहते हैं, मैं पहली बार कह रहा हूँ भाई, हमारा जो एनालिटिक्स होता है उसमें पता चलता है कि 60-70% लोगों ने वो वीडियो देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स हम लोग आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कॉमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। अब सिट बैक, एंजॉय दिस स्पेशल पॉडकास्ट। ठीक है, सबसे पहले नेचुरली हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स वाले मैच की। अब ये मैच होना था असम में। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने लाइव स्ट्रीम पे, मैं बरसापरा स्टेडियम कह रहा था, उनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करके दिखाई थी। एंड मजे की बात ये कि अभी बैठने से पहले मैं वो रिवाइज करा था और अब मैं आती कैमरा के सामने भूल चुका हूँ, तो पार्डन मी फॉर दैट। बट जो स्टेडियम था, बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग हुई है इस बार, क्योंकि कहने को वो आरआर का होम स्टेडियम है, नॉट ओरिजिनली बट कुछ मैचेस के लिए। केकेआर ने अपने सोशल मीडिया पे उसको मार्केटिंग कैसे करी है, वी वेंट टू आवर सेकंड होम फॉर अ फर्स्ट गेम। ओह, क्यों? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ना सब, बंगाल के आसपास ही है, तो मतलब ये भी एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा टर्नओवर केकेआर के फेवर में भी होगा, कुछ फैंस आएंगे, तो मार्केटिंग पूरी उस तरीके से करी गई थी। एंड जो यहाँ पे लास्ट टाइम T20 इंटरनेशनल हुआ था, उसका हमने बात की थी प्रीव्यू में, कैसे मैक्सवेल ने 100 मार के चेस किया था गायकवाड की 100 को। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच हुआ आफ्टर द 2023 वर्ल्ड कप, हाँ 200 पड़ी थी उसके अंदर। सो एक हाई स्कोरिंग गेम एक्सपेक्टेड था, ड्यू फैक्टर होता है, पहली बार यहाँ पे वो रूल भी यूज हुआ ड्यू फैक्टर वाला। बट जब हम लोग पिच रिपोर्ट देखते हैं तो चीज अलग निकल के आती है। अब यहाँ पे पता चलता है कि यार जो पिच का सेंट्रल एरिया है, एक तो ये ब्लैक सॉइल पिच है फर्स्टली। अब ब्लैक सॉइल पिच को मैंने लास्ट पॉडकास्ट में मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करा था कि क्या ट्रेड्स होते हैं। काली मिट्टी की जो पिच होती है ना, उसमें बेसिकली मॉइस्चर आप होल्ड करके रखता है, जो सॉइल होता है वो मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, तो उसके चलते हुए ना वो विकेट ब्रेक डाउन जल्दी नहीं करता।
तो 4-5 दिन तक चल जाता है, टेस्ट मैच के पॉइंट से बता रहा हूँ। पर क्योंकि स्टिकी थोड़ा होता है तो बॉल थोड़ी लो रहती है, थोड़ा स्टिकी विकेट होता है तो बॉल का नेचर भी थोड़ा फंस के आने वाला कभी कभी हो जाता है। रेड सॉइल में क्या होता है, रेड सॉइल से वानखेड़े हो गया या फिर हैदराबाद का जो भी हम देख रहे हैं हाई स्कोरिंग विकेट्स हैं सारे, क्योंकि बाउंस बड़ा ट्रू नेचर का मिलता है, बट विकेट टूटती भी उतनी जल्दी है, पिच टूटती उतनी जल्दी है, तो वो रैंक टर्न्स बड़े आराम से बन जाते हैं टेस्ट मैचेस के दौरान पे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो टिपिकल स्टिकी विकेट का नेचर था। अभी जो गुजरात और पंजाब का मैच हुआ है, जो हाई स्कोरिंग अभी तक का सबसे हाई स्कोरिंग मैच था मेरे ख्याल से, अगर दोनों इनिंग्स को मिला दिया जाए, या फिर शायद वो RRSH का भी हम कह सकते हैं हाई स्कोरिंग था। वही था शायद 570 समथिंग रन्स बने थे, पता नहीं, वो तो चलो ज्यादा स्टैटिस्टिकल हो जाएगा। बेसिकली उसमें क्या था, इतना हाई स्कोरिंग मैच था, बट वही ब्लैक सॉइल पिच थी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा घास का कवर डाल रखा था ताकि वो बाउंस को थोड़ा इवन आउट कर दिया जाए, तो पाटा विकेट बन गई थी काफी ज्यादा। यहाँ पे उतना वो ग्रास का कवर था नहीं, बहुत ड्राई पिच थी एंड वो ब्लैक सॉइल एक्सपोज हो रहा था, तो देयर वाज एक्सपेक्टेड टू बी टर्न ऑन द पिच, स्पिनर्स का गेम प्ले होने वाला था यहाँ पे। और भाई ये चीज अभी हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, जो क्रिएटर वाली बात हुई केकेआर की। आपने जरा से स्पिन देखी, केकेआर की टीम देखो कहाँ से कहाँ चली गई, मतलब कहाँ से कहाँ चली गई। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक फॉर यू टू एक्सप्लेन कि कैसे इस सीजन हमने देखा भाई कैप्टन्स रेगुलरली पिच को या तो गलत रीड कर रहे हैं, या फिर मतलब दे आर शोइंग इट ऑफ ऐसे कि यार हमारा डिसीजन अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। रहाणे यहाँ पे कहते हैं कि इट लुक्स लाइक अ गुड विकेट टू बैट ऑन। MI-CSK वाले मैच में हमने देखा था कि ऋतुराज गायकवाड़ कह रहे थे कि बेल्टर ऑफ अ पिच लग रही है उनको, रवि शास्त्री से जब वो बात कर रहे थे, और अल्टीमेटली दोनों जगह हमें पिच एकदम अलग देखने को मिलती है। पता है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव मेड पीस विद द फैक्ट कि हम लोग को कभी भी एकदम 100% एक्यूरेट पिच रिपोर्ट मिलेगी नहीं। मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं कमेंटेटर्स को भी नहीं पता होता, ना प्लेयर्स को पता होता, तो हमें कैसे पता होगा। तो हम लोग को अल्टीमेटली जब प्रीव्यू कर रहे होते हैं ना, तो हम पिच के पास रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, स्टेडियम के पास रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, लेकिन पिच का असली नेचर तो गेम खत्म होने के बाद ही पता चलता है। तो नाउ दैट वी हैव डेटाबेस वी कैन से दिस, क्योंकि पता है इससे पहले जो 7 मैचेस हुए थे इस पिच पे, उसमें से 6 बार लोग पहले बैटिंग करके जीते थे। ओके तो अब तो हार गए, लेकिन तो वही है ना कि थिंग्स चेंज। ये पिच वाज नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू आर सपोज्ड टू एक्सपेक्ट एट दिस स्टेडियम, तो वहां पे थोड़ा हमें अलग सीन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, एसेंशियली आज 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जहां पे मेरी एनालिसिस बड़ी विंडिकेटेड फील करती है, क्योंकि कमेंट्स में हमें काफी प्यार मिला है लोगों से एंड आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस था एंड व्हाई इज इट प्रूविंग टू बी राइट एग्जैक्टली, मोर पर्टिकुलरली विद SRH एंड राजस्थान रॉयल्स। इन 2 टीम्स के लिए स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ। देखो, अगर केकेआर ने टीम निकाली उसमें ज़्यादा चेंजेस थे नहीं, बस नारायण गए हुए थे एंड मोइन अली आए थे, एंड एक बहुत ही सीमलेस चेंज था बिकॉज दोनों ओपनिंग करेंगे एंड दोनों स्पिन डालते हैं। काफी लोगों को उस टाइम पे काफी डाउट था कि भाई नारायण क्यों गए हैं। आई थिंक सिर्फ एक ही मैच की बात ही, वाज जस्ट अनवेल, इसलिए उनको निकाला गया था। जो बंदे हैं उन्होंने बॉलिंग नारायण जैसी ही कर दी है, तो स्टैट्स वही दिखाती थे एकदम। तो केकेआर से ज़्यादा सरप्राइजेस थे नहीं। अगर हम लोग राजस्थान रॉयल्स की बातें करें, चलो बेटा अब बात शुरू करते हैं। जब हमने ऑक्शन खत्म हुआ था तो कहा था कैसे हसारंगा को टीम में लाना पड़ेगा, ठीक है, आर्चर नंबर 8 के बैटर होंगे और एक बॉलर को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आपको लाना पड़ेगा ताकि कम से कम 6 बॉलिंग ऑप्शंस हो, वरना आप राणा और पराग पे अगर रिलाई कर रहे हो जो कि पार्ट टाइमर्स हैं, तो आप T20 में सर्वाइव नहीं कर सकते। तब काफ़ी बैकलैश थी। कई लोगों ने कहा था ये कैसे बोल रहा है कि शुभम दुबे ने 40 रन मारे और वो अगले मैच से बाहर हो जाएगा, ये क्या एनालिसिस है। बट यार अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो इट प्रूव टू बी राइट। शुभम दुबे वाज नॉट सपोज टू प्ले एंड कई लोग उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम पे भी पूछे थे कि यार ये कैसे हो गया। तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है एंड आई होप यू गाइस विल एग्री विद मी नाउ कि इट्स अ फैक्ट। आज की डेट में अगर आपको एक T20 फॉर्मेट की बेस्ट पॉसिबल टीम बनानी है, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंट होना और साथ साथ उस इंटेंट को बैक करने के लिए डेप्थ होना। अगर आपको डेप्थ रखनी है तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बैटिंग में आपने जो है 10 बैटर ले लिए टीम में, लेकिन बॉलिंग में सिर्फ 4 ही ऑप्शन हैं। दोनों में इक्वली वेल बैलेंस टीम होनी चाहिए। अब RR को इसीलिए उन्होंने ये चीज़ रियलाइज करी। दे वर हैविंग जोफ्रा आर्चर एट नंबर 8, हसरंगा एज एन ऑलराउंडर खेल रहे थे। मैंने तुम्हें बताया भी था कि वो बीच में बैटिंग ऊपर भी करने आएंगे, एग्जैक्टली वही हुआ। एंड इफ दैट मीन्स कि एक बंदा जिसने पहले मैच में परफॉर्म करा है, शुभम दुबे बीइंग द केस, अगर उसको सैक्रिफाइस करना पड़ भी रहा ना, तो हम टेम्पलेट को ज्यादा ऊपर प्रायोरिटी देंगे एज अपोज टू इंडिविजुअल प्लेयर्स। आई थिंक T20s में तो व्हाट यू सेड 6 बॉलर एंड 8 बैट्समैन, दिस इज बेयर मिनिमम। 6 बॉलर जो कि 4 ओवर डाल सकते हैं। मतलब ये हमने चीज रोहित शर्मा को ODIs में बोलते हुए देखी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कि हम लोग टेम्पलेट चाह रहे थे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग सेम पेज पे हैं कि 8 कम से कम बैट्समैन होने चाहिए एंड 6 बॉलर्स ODIs में होने चाहिए। तो T20s में तो दिस इज बेयर मिनिमम। यहाँ से लोग ज्यादा और एक्स्ट्रा ही रख रहे हैं। टीम्स लाइक CSK, MI इन सबके पास और ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, इवन फॉर KKR फॉर दैट मैटर।
ऑल्दो यूज नहीं कर रहे उस चीज को फॉर सम रीजन, बट हाँ मतलब एटलीस्ट इनके पास ये चीज अवेलेबल है। तो आरआर को डिस्पाइट शुभम दुबे बीइंग अ ग्रेट बैटर, कभी भी उनके टैलेंट पे क्वेश्चन हमें भी नहीं था ना, आई थिंक आरआर की मैनेजमेंट को है, बट टेम्पलेट को उन्हें ऊपर रखना पड़ रहा है। एंड अल्टीमेटली शुभम दुबे को खेलना पड़ता है, वो मजबूरी से खेलना पड़ता है, वरना शुभम दुबे वाज नॉट सपोज्ड टू प्ले। दे वर मोस्ट लाइकली गोइंग टू ब्रिंग, गिवन द पिच, एक स्पिनर को लाते, वरना एक पेसर लेकर आकाश मधवाल आराम से टीम में आ जाते। तो हमें आगे जाते हुए भी अगर ये देखेगा तो आप सरप्राइज मत होना। ये मैं अभी से सारे आरआर फैंस को एक कॉशन देना चाहता हूँ कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे जाकर। कमिंग नाउ टू द गेम, ठीक है, हम लोग फर्स्ट इनिंग्स की सीधा बातें करते हैं यहाँ पर। जो पावर प्ले था ना, आई थिंक वहां पे स्टार्ट जो है, अब इन हाइंडसाइट जो पिच थी उसके हिसाब से देखा जाए डिसेंट स्टार्ट, तो डिसेंट स्टार्ट आप कहोगे, क्योंकि 54 फॉर 1 थे 6 ओवर में। अब हम लोग क्या है ना, इतना डिसेंसिटाइज हो चुके हैं 80-90 रन पार में बनते हुए देखने के लिए कि 54 हमें लगता है कि बहुत बड़ा फेलियर है। बट इन हाइंडसाइट हमें कॉन्टेक्स्ट पता है पिच का और गेम का क्या था। तो 54 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट डज नॉट सीम दैट बैड। हाँ, अभी भी आई वुड से कि ऐसी विकेट्स पे ना, ये भी चीज वन सेकेंड हमने इंडिया के मैचेस से देखो, आप सब सीख सकते हो ये। जब रोहित शर्मा कहते हैं कि यार देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम बैटिंग द वे आई एम बैटिंग, कि जब स्टिकी विकेट्स होती हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने ये चीज कही थी, आई स्ट्रांगली एग्री विद दैट, कि जब विकेट्स फंस रही होती हैं, स्लो विकेट्स होती हैं, तो ऐसे में पावर प्ले खत्म होने के बाद तो वैसे भी रन नहीं आएंगे। तो मुझे पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा। आई थिंक आज दोनों ही टीम्स इसमें फेल करी है। केकेआर मैच जीत गई, लेकिन दे आल्सो फेल्ड इन दिस। But they failed in this, but they were always in a comfortable position because they were कर रहे थे chasing. तो उनको पता था उन्होंने exactly क्या करना है। They could afford to take that time. आरआर ने 54 रन यहाँ पे जो बनाए सो बनाए। वैभव अरोड़ा को बिग डिसीजन 3 ओवर पावर प्ले में दिए गए। पहले 2 ओवर थैंकफुली अच्छे थे, उसके चलते उनको तीसरा ओवर दे दिया गया। जब उन्हें तीसरा ओवर दिया गया था, इट ऑल्सो वॉज वेरी क्लियर कि आप लोग एसेंशियली हर्षित राणा और स्पेंसर के ओवर्स को सेव अप कर रहे हो मिडिल फेस के लिए, अलॉन्ग विद द स्पिनर्स, विच मीन्स रसल बॉलिंग नहीं करेंगे। वो वहीं से क्लियर होना शुरू हो गया था। वैभव अरोड़ा ने स्टार्टिंग में बॉलिंग बहुत अच्छी करके दिखाई है, पिछले मैच से काफी इंप्रूवमेंट था। ऑल्दो आई स्टिल बिलीव, जो अगर हम थ्रू आउट द 4 ओवर्स की बातें करें, एवरी नाउ एंड देन एक वो लूज बॉल आ रही थी हर जगह जहां पे वो स्लॉट पे डिलीवर होगी और उस पर बाउंड्री या 6 आ जाएगा। आई थिंक बस अगर वो एक चीज सही हो जाएगी ना, तो केकेआर की ओपनिंग बॉलिंग में वो काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। ऑल्दो पावर प्ले में ही किसी बॉलर के 3 ओवर डलवा देना, मतलब वी हैव सीन दिस बिफोर, बट डू यू थिंक ये कैप्टेंसी मास्टर क्लास है या फिर ही वाज लेफ्ट विद नो चॉइस? ये तो बहुत बार होता है। ये बहुत बार होता है। ये कोई मास्टर क्लास या फिर कोई डिजास्टर क्लास नहीं है। ये एक कॉमन यूज टैक्टिक है जो कि टाइम टू टाइम यूज होता रहता है। तो इसमें आपने कुछ नया नहीं उखाड़ा है और इसमें आपने कोई ब्लंडर नहीं करा है। इट्स अ नॉर्मल टैक्टिक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्पेंसर ने भी वंस अगेन इनिशियली मुझे थोड़े से लगा था कि स्लॉट में बॉलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, और ये हमने केकेआर के दोनों मैचेस से देखा है कि इनिशियली हम लोग की बॉलिंग जो है थोड़ी ओवर पिच चल रही है, जिससे कि बैटर को ना वो पेस को यूज करके खड़े खड़े शॉट्स मारने का बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिल जाता है। थोड़ा सा अगर हम वो कंट्रोल कर लेंगे ना, पावर प्ले के बाद आप देखो रन आने बंदी हो गई एकदम ही, क्योंकि स्पिनर से स्लॉट में बॉलिंग नहीं करी इस बार। तो आई थिंक वो एक टैक्टिकल पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा वर्क कर सकते हैं हमारे बॉलर्स नई बॉल के साथ, वो हमें देखना पड़ेगा। वैभव अरोड़ा ने जिस तरीके से सैमसन को आउट करा, सैमसन यार डिड नॉट हैव अ गुड गेम, बट आई होप पीपल आर नॉट टू रिएक्शनरी ऑन हिम दो। आई थिंक काफी लोगों ने क्रिटिसाइज करा सैमसन को इस टाइम पे कि अगर आप बैटिंग कर सकते हो ना तो आप फील्डिंग भी कर सकते हो, मतलब यू डोंट हैव टू डू विकेट कीपिंग। आई मैसिवली डिसएग्री। ओके भाई, बहुत फर्क होता है, ज्यादा लगता है बॉडी का, बहुत ज्यादा यार। आप डायरेक्ट इम्पैक्ट हाथों पे ले रहे हो, बहुत बड़ा रिस्क है। और ऐसे में ना बात ये भी होती है कि फील्डिंग की जरूरत क्या है, बाकी फील्डर कोई कम थोड़ी है टीम में। नहीं, फील्डिंग की वजह से नहीं कह रहे लोग, तो कह रहे हैं यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन द पिच टू कैप्टन। अच्छा, इसलिए मतलब क्योंकि रियान पराग का दैट्स अ फेयर कॉल, बट आई थिंक थोड़ा सा अभी हम लोग हार्श हो रहे हैं सैमसन के ऊपर। मतलब हाथ पे ही थंब इंजरी उनको हो रखी है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि यार पता, आप ये सोचो ना, अभी वो रिकवरी स्टेज पर है, ही आइडियली शुड नॉट इवन बी बैटिंग। वो तो आप राजस्थान रॉयल्स के लिए कर रहे हो, तो आप एज फैन ज्यादा ग्रीडी मत हो कि अब बैटिंग तो कहीं रहो, कीपिंग भी कर लो भाई, कीपिंग भी कर लो या फील्डिंग भी कर लो। बंदे के ऑलरेडी हाथ अभी ठीक हुआ नहीं है, मान लो फिंगर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। क्योंकि पता है कई लोग रियलाइज नहीं करते, जिस स्पीड्स पर बॉल आती है ना, आप अगर सही तरीके से कैच भी पकड़ोगे, अगर आपके कप के बीच में बॉल गिर रही है ना, तो भी आपके ओवरऑल हाथ में काफी इम्पैक्ट पड़ता है।
वो ओवर द इयर्स आपके हाथ रफ और सख्त हो जाते हैं बचपन से आप ट्रेनिंग करते हो तो, बट इट स्टिल गेट्स यार तुम खुद सोचो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बॉल तुम्हारे पर आ रही है, तुमने परफेक्ट तरीके से पकड़ा है, पर तुम्हारे मतलब नेकेड हैंड्स हैं, हाथ तो हाथ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना यार, ये तो कॉमन सेंस है, तो व्हाई रिस्क दैट इंजरी। अभी वर्ल्ड कप भी आने, इंडिया का भी मैचेस भी खेले इंडिया से, सिर्फ आईपीएल की बात नहीं है ना, आई थिंक वो थोड़ा हार्ड प्लस राइट और जस्ट सपोज टू बी 3 मैचेस, तो बस एक और आपको किसी तरह निकालना, उसके बाद आई ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली जिस तरीके से आउट होते हैं, वैभव जो है एक ओवर पिच डिलीवरी डालते हैं वंस अगेन, एंड अब इसमें देखो वही बात ना, पर्सपेक्टिव की बात होती है। एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि वैभव रोड़ा ने ओवर पिच बॉल फेंक दी, टेंशन नहीं था, एंड सैमसन पहले ही स्टेप आउट कर दिया, उन्होंने अपने आप को यॉर्क बनाना यॉर्क कर दी बॉल को, एक्चुअली में यॉर्कर थी नहीं। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि सैमसन ने इतना जल्दी ट्रिगर मूवमेंट अपना एक्सपोज कर दिया कि वैभव रोड़ा ने वो चीज़ें रीड कर ली एंड यॉर्कर को थोड़ा पीछे खींच लिया, क्योंकि वो स्टेप आउट कर रहे हैं, तो वो एक हाफ वॉली बॉल भी उनके लिए यॉर्कर बन गई। तरीके हैं देखने के। अब असली में क्या हुआ था वी विल नेवर नो, वो तो उनके दिमाग में क्या चलता वही पता चलेगा, बट ये अलग तरीके होते हैं एक बॉल को देखने के लिए। जायसवाल डिसेंट स्टार्ट कर रहे थे, इवेंचुअली थोड़ा स्लो ऑफ होने लग गए, लाइक द गेम, जो कि पूरा नेचर ही वही था कि आप स्लो होने लग जाओगे जैसे जैसे बॉलें बढ़ेंगी आगे। एंड सो नेक्स्ट फेज की हम लोग बात करते हैं, सिर्फ 22 रन आते हैं, 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ 22 रन आते हैं, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू मोइन अली एंड वरुण चक्रवर्ती। मोइन अली को आपने वरुण चक्रवर्ती से पहले बॉलिंग कराई है, मतलब इट्स अ बिग स्टेटमेंट भाई। प्लस आई थिंक मोइन अली भाई मतलब इस सीजन का पहला मैच खेल रहे थे, बिल्कुल भी वो रशीनेस दिख ही नहीं रही थी भाई उनकी तरफ से, लग रहा था कि ये बंदा खेलते आ रहा है लगातार सारे मैचेस। मोइन अली ने इस फेज में 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और 1 विकेट लिया। क्रेजी भाई, 2 ओवर में 9 रन दिए यार, मतलब बंदे ने। वरुण चक्रवर्ती ने जो है 13 रन देके 2 विकेट ले लिए। अब वहां पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निकल चीज दिखाता हूँ। रियान पराग को जो आउट करा है, ये हमने लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस करा था, कैसे हुआ आउट अल्टीमेटली वो। रियान पराग को जब देखो क्या होता है ना, ऐसी स्टिकी विकेट्स पे जब ऑफ द विकेट बॉल फंस रहा होता है, तो एज स्पिनर्स इन अ लिमिटेड ओवर्स गेम आप चाहते हो थोड़ा सा बॉल को एक्स्ट्रा पेस दो, एक्स्ट्रा रेवोल्यूशंस दो, ताकि जिस स्पीड से बॉल रिलीज हुई है उस स्पीड पे बॉल पड़ने के बाद नहीं आएगी। थोड़ा डबल पेस्ड वो इंटेंशन दिमाग में डालना पड़ता है बैटर के। अगर आप स्लो ही फेंकते रहोगे ना, तो बैटर के पास बहुत टाइम है कि पीछे वेट करके वो बॉल को मैनूवर कर सकता है, स्पेशली ऑन दीज विकेट्स, क्योंकि पड़ के और स्लो ही होने वाली है। तो इसलिए तुम्हें याद है हम लोग ने जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो उसमें भी हम डिस्कस कर रहे थे कैसे अक्षर पटेल को इतना सक्सेस क्यों मिल रहा था इनिशियली, क्योंकि वो आर्म के साथ बहुत तेज बॉलें यूजुअली डाल रहे थे, हैट्रिक भी होने वाली थी उनके एक टाइम में। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी। कुलदीप यादव के इनिशियली जो बीच में 1-2 मैचेस रस्टी गए थे, तो उनका एनालिसिस निकल के आया था कि उनकी एवरेज स्पीड जो है वो 87-88 से करके 83-84 हो गई है। तो ये रीजंस होते हैं। अब इसमें क्या होता है यार कि वरुण चक्रवर्ती ने चीज एनालाइज कर ली थी, कुडोस टू केकेआर स्पिनर्स। पहली बॉल वो तेज फेंकने के लिए जाते हैं, तेज फेंकने के चक्कर में कह रहा बॉल पटक जाती है हाथ से और छोटी पड़ जाती है, तो पराग ने खड़े खड़े उसको विकेट के ऊपर छक्का मारा लंबा। वरुण डिस्करेज नहीं हुए इस बात से, उन्होंने उसके बाद एक और तेज बॉल फेंकी सीम अप, एक स्पिनर ने 113 किलोमीटर पर आवर की बॉल फेंकी थी। एंड रियान पराग ने इट्स अ रिएक्शन टू इट। आप एज अ बैटर उस स्पीड पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते स्पिनर को डालने को, आप रिएक्ट करते हो सिर्फ। डिड नॉट गेट अंडर द बॉल। अभी ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस थी, मैंने ये संजय बांगर जी को भी बोलते सुना। ये देखो एक स्टिकी विकेट है, ब्लैक सॉइल की विकेट है, बॉल फंस के आ रहा है, ऐसे में बड़ा क्रूशल होता है कि आप बॉल के नीचे आके उसको मारो, गेटिंग अंडरनीथ द बॉल टू इंश्योर की एलिवेशन सही जा रहा है। रियान पराग जिस तरीके से आउट है, खड़े खड़े आउट हुए, बॉल के नीचे नहीं आ पाए वो। यशस्वी जैसवाल जिस तरीके से आउट है, स्टेप आउट करके खड़े खड़े आउट हुए, बॉल के नीचे नहीं आ पाए। सिर की पोजीशन नीचे होना, पूरी बॉडी को नीचे से लिफ्ट करना, वो एक जो बायोमैकेनिक्स होते हैं ना, वो दोनों विकेट्स में मिसिंग थे। ऐसे विकेट में जब पे बॉल थोड़ी स्टिक कर रही है, थोड़ी लो रह रही है, वहां पे आपको बॉल के नीचे आना बहुत जरूरी है। एक रेड सॉइल वाला विकेट होता तो वहां पे तो बाउंस अच्छा होता, आप खड़े खड़े मार सकते हो, यहाँ पे नहीं हो पाता वो। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी, जो कि टैक्टिक्स में हमें थोड़ा सा कमी दिखी दोनों की बैटिंग करते वक्त। जो कैच ही पकड़ा था उसमें बड़े उसके रील्स आ रही हैं। क्विंटन डिकॉक ने जो अपना हेलमेट उतार दिया पहले, फिर वेट कर रहे थे। इट्स नॉट समथिंग न्यू। हाँ भाई, मुझे लग रहा था कि मैंने पहले भी कई बार करते देखा है लोगों को। वो शायद इस वक्त कैमरा पे आ गया ऐसे लोगों को लग रहा है, लेकिन ये बहुत बार होता है। क्योंकि जब इतनी ज्यादा ऊपर स्काई करी जाती है बॉल, हेलमेट में देखने के लिए विजन आपका बहुत ब्लॉक हो जाता है। मैंने केएल राहुल को कई बार करते हुए देखा भाई साहब। हाँ, मतलब इट्स अ कॉमन प्लेस थिंग, इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन बात है भाई, जब ये विकेट्स गिरते हैं तो हसरंगा को ऊपर भेज दिया जाता है। एंड दिस वाज बियॉन्ड मी, क्योंकि आपने हसरंगा को ऊपर भेजा है क्यों? क्योंकि अभी 2 स्पिनर्स हैं जिनकी बॉल पड़ के बाहर निकल रही है,
लेफ्टी के लिए, तो आप एक राइट हैंडर को ऊपर भेजना चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो एग्जैक्टली? मतलब मुझे लगता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड चलो एक हद तक मुझे समझ में आता है, बट जैसे अभी हम लोग हेटमायर की बात करेंगे भाई, आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही महत्व नहीं देने लग जाते इन सब चीज़ों को। नहीं तो वो विक्रम राठौर जी ने कहा है ना, जिनके बैटिंग कोच हैं, उन्होंने कहा था ये, क्या वो कमेंट्री में जो होता है उनसे बात कर रहे थे मिड इनिंग्स में, तो वो कह रहे थे कि हमने हसन को ऊपर इसीलिए भेजा है स्पिनर्स को थोड़ा सा मनूवर करने के लिए विद द टर्न। अब इट डिड नॉट पे ऑफ। वही वंस अगेन बैक ऑफ लेंथ तेज बॉल आप फेंक रहे हो, जरा सी बॉल उछल जाएगी तो हसन का कुड नॉट एडजस्ट टू द पेस। तो रियान पराग का ड्यू थिंक ये अभी कप्तान है इसलिए नंबर 3 पे आ रहे, जैसी उसकी ही बात करी ना इन लोगों ने, वो कह रहे हैं कि लास्ट सीजन जितना अच्छा परफॉर्म करा उसके बाद हमें लगता है कि उनको जितनी ज्यादा बॉलें मिलेगी उतना बेटर है। तो एक कॉन्शियस डिसीजन है कि हमें उनको ऊपर रखना है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। मुझे लगता है कि 3 और 4 में तो फर्क होने नहीं वाला, तो नीतीश राणा का 4 पर भी आ रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। केकेआर में भी उन्होंने नंबर 5 पे बैटिंग कर रखी है, तो कुछ नई बात नहीं है। और आज की डेट में जब सबको ऑल आउट इंटेंट से खेलना होता है, नंबर 3 नंबर 4 इतना फर्क नहीं होता, एक और बाद बैटिंग आ जाएगी भाई। एग्जैक्टली, तो इतना कोई मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए भाई। ये तो इंडियन टीम में भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है अल्टीमेटली यार। इसके बाद जब हम लोग अगले फेज की बातें करें, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगले 5 ओवर में 10 से 15 के बीच में सिर्फ 34 रन आते हैं। वंस अगेन हार्डली कोई रन आपको मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नीतीश राणा को मोइन अली जो बोल्ड मारते हैं, वन सेकंड इसको टेक्निकली ब्रेक डाउन करते हैं। नीतीश राणा रियलाइजिंग की बॉल यहाँ पे फंस रहा है, टर्न कर रहा है, तो मैं विद द टर्न कवर्स के ऊपर से छक्का मार सकता हूँ, क्योंकि उनके लिए बॉल पड़ के बाहर निकल रही थी एक राइट आर्म स्पिनर की। तो वो रूम बनाते हैं पहले से। मोइन अली ने ये चीज़ रीड कर ली, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टेप आउट नहीं किया था, उन्होंने पहले शफल करके रूम बना दिया था। मोइन अली ने बॉल खिंची हुई फेंक दी बहुत ज़्यादा। अब खिंची हुई बॉल का मतलब क्या है कि बॉल अगर मुंह के नीचे पड़ने वाली थी तो आपसे अब वो 10 सेंटीमीटर दूर पड़ रही है। तो अगर आप मुंह के नीचे पड़ती तो आप तो पैर निकाल के बॉल के टिप तक पहुंच के छक्का मार देते। अब बॉल खींची हुई है, थोड़ी दूर पड़ी हुई है, तो अब आप बाउंस को ट्रस्ट करके कवर्स के ऊपर से मार नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बॉल फंस रही है। रेड्स फॉर विकेट होता तो अलग बात होती। तो नाउ ही वाज फोर्स्ड टू डिफेंड द बॉल। अब वहीं से बॉल टर्न हो गई, विकेट्स पूरे एक्सपोज थे, बोल्ड हो गए अब। तो अब आप ऐसे में क्या होता है, बैटर के लिए बहुत लेम लगता है देखने में कि ये किस तरीके से आप आउट हो गए हो, बट एक्चुअली में उसके पीछे द क्लेवरनेस ऑफ द बॉलर कि उसने स्पॉट किया ट्रिगर मूवमेंट, बैटर शफल कर रहा है, एक्सपोज कर रखे अपने तीनों स्टंप, मैं बॉल को थोड़ा खिंचाव फेंक देता हूँ, ऊपर फेंकने की जगह थोड़ा खींच देता हूँ बॉल को, डिप जल्दी कर गई बॉल, उनकी रेंज में थी नहीं, बोल्ड हो जाते हैं वो। अल्टीमेटली जब ये फेज आता है, आई थिंक यहाँ पे गेम मोस्ट लाइकली किल ही हो चुका था, 110 पे 6 विकेट गिर चुके थे। एंड अब एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट आता है हेटमायर का। भाई मुझे आरआर की मैनेजमेंट से एक जेन्युइन सवाल है, आपने हेटमायर को रिटेन करा, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट डिसीजन। हेटमायर का वेरी प्रॉमिसिंग फिनिशर, रिटेन होना बनता है। अगर आपने उनको रिटेन करा है तो क्या आपने ये कसम खा रखी है कि मैं स्पिनर्स के अगेंस्ट उनको एक्सपोज करूंगा ही नहीं? क्योंकि इट सीम्ड वेरी वियर्ड टू मी कि जिस बंदे को आपने रिटेन करके बोल्ट, अश्विन, चहल जैसे बंदों को जाने दिया है, उसको आप नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए ला रहे हो ताकि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट जल्दी एक्सपोज ना हो। एक मैच में जहां पे आपकी टीम के 5 विकेट गिर चुके हैं आधे ओवरों में ही, आपको जरूरत है एक प्रॉपर बैटर की, आपने हेटमायर को और नीचे रखा हुआ है, तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ रिटेनिंग हिम? बट आई थिंक सिर्फ मैनेजमेंट का भी इस पे बोलना होगा ऑब्वियसली, बट सिर्फ मतलब इवन फ्रॉम अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, अगर आपके 5 विकेट गिर चुके हैं और आपकी स्ट्रैटेजी इतनी खराब हो चुकी है, आपको इसके चक्कर में शुभम दुबे लाना पड़ गया, जो ऑलरेडी प्लान्स में था नहीं इस मैच में नहीं खेलने वाले थे वो, क्योंकि 5 विकेट गिर गए, इसलिए एक इमरजेंसी आपको प्रॉपर बैटर लाना पड़ा ताकि भाई एक डिफेंडेबल स्कोर तक तो पहुंचे टीम। उसके बाद भी अगर हम लोग हेटमायर को देखें, आपको रिटेन करा गया है, आप वन ऑफ द बेस्ट पिंच हिटर्स हो पूरे T20 क्रिकेट में राइट नाउ इन द वर्ल्ड, और उसके बाद भी मतलब कि आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने ये चीज़ बाकी प्लेयर्स के लिए बोली, हमने लाइव स्ट्रीम के दौरान ये चीज़ बोली थी कि विराट कोहली को अगर आप लोग देखो तो उसकी भी स्पिन के अगेंस्ट प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो भी ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं मैं ओपनिंग करने नहीं आऊँगा इस टाइम पे। वो फेस ऑन करता हूँ चीज़ों को ताकि वो बेटर हो सके। मतलब आपको एक्सपोज होने का डर हटाना पड़ेगा, रिगार्डलेस आपको सिचुएशन के सामने जाना पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा। हेटमायर आपको रिटेन करा गया भाई, उसके बाद ऐसे मोमेंट में आप अपनी टीम को छोड़ के नहीं मैं और बाद में आऊंगा, अरे बाद में कम आओगे भाई, ऑलरेडी 15 ओवर निकल चुके हैं, लास्ट के 5 ओवर बचे आपके, ऑलरेडी 100 रन नहीं बन पा रहे भाई ढंग से आपके नहीं। और अल्टीमेटली उसके चलते देखो आखिरी के जो भी 5 ओवर थे, डेथ ओवर्स जो थे, अगर हम लोग उसकी बातें करें तो यहाँ पर भी सिर्फ 42 रन ही आए, मतलब दैट्स नॉट इवन 8.5 रन एवरी ओवर। तो बहुत ही कम रन रेट से आपके यहाँ पे स्कोर बना है। अपने हर्षित राणा और स्पेंसर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी डेथ में, विकेट्स भी निकाले। वैभव का मुझे लगता है वही एक वो कभी कभी एक बॉल आ जाती है जो कि थोड़ी स्लॉट में होती है,
बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब आर्चर ने आके जो छक्के लगाए वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे हेटमायर से भाई। मतलब मुझे एक टाइम पे ऐसा लगता है देखने में कि अल्टीमेटली हम लोग केकेआर की बॉलिंग की तारीफ करें इस पूरी इनिंग्स में, या फिर इट इज मोर अबाउट आरआर's बैटर्स जिनकी डिसअपॉइंटमेंट, लैक ऑफ एप्लीकेशन तो था भाई। मतलब अगर आपके पास 9 बैटर है ना, और उसके बाद भी ऐसी पिच पे आप चाहे ऐसी पिच हो चाहे कैसी पिच हो, उस पे आप 150 रन बना रहे हो, 9 बैटर मिला के। एक्चुअली आर्चर नंबर 9 पे है इस मैच। हाँ वही तो बैटिंग और एक्सटेंड कर 9 शुभम दुबे आ गया ना उसके चक्कर में। नोइंग कि आप अगली इनिंग में से 5 बॉलर लेके जाओगे। हाँ, तो 9 बैटर के बाद भी अगर आप 150 रन बना रहे हो तो मतलब फिर आपकी बैटिंग में जेन्युइन इश्यूज हैं। सिर्फ केकेआर की हम लोग बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि जेन्युइनली ऑब्वियसली वो इंप्रूव हुई है, बट आरआर की बैटिंग वाज डिजास्टर्स भाई। मतलब आई थिंक इट्स सेफ टू अज्यूम कि जो ऑक्शन के पहले भी हमने कहा था कि आरआर इज लुकिंग लाइक वन ऑफ द वीकर साइड्स, क्योंकि मतलब समझ में आता है वन ऑफ द वीकर साइड्स, बट इतनी वीक भाई साहब। 9 बैटर थे। उनके रिटेंशन के चक्कर में ना उनका बहुत बड़ा डाउनग्रेड हुआ है, क्योंकि लास्ट सीजन उनकी जो इंडिविजुअल क्वालिटी थी वो इट वाज एट पार विद द बेस्ट, तो उससे डाउनग्रेड तो होना ही था, पर कितना हो सकता है वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाया मुझे लगता है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ इस इनिंग्स को देख रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल मैच, या फिर इनका अभी तक के जो 2 मैचेस हुए पूरे सीजन में। डाउनग्रेड हुआ, चलो बैटिंग में मैसिव, बॉलिंग में मैसिव डाउनग्रेड हुआ। बैटिंग तो फिर भी ऑलमोस्ट, बैटिंग तो आपने आपकी नंबर 8 तक ऑलमोस्ट वही, पहले आपने बात तो पहले सारे बैटर्स रिटेन करे तो आपके पास स्कोर वही था। फिर आप नीतीश राणा जैसा प्लेयर लेके आए, आपके पास हेटमायर ऑलरेडी है, आपकी नंबर 8 तक बैटिंग वैसी ही थी, पर फिर आपने इमरजेंसी में शुभम दुबे लाए तो नंबर 9 तक हो गई। उसके बाद भी आपका इतना गंदा स्कोर बना। ध्रुव जुरैल भी इनिशियली थोड़े अच्छे टच में दिख रहे थे, बट इनिंग्स जैसे बढ़ती गई आगे वही फ्रस्ट्रेट होने लग गए थे। हाँ। मुझे याद है बीच में 3-4 बॉलें थी जो एक तो वो हेटमायर की पैड पे लग गई थी, सीधा एक चौका जाने वाला था, वो 3-4 डॉट बॉल्स हो गई थी और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। हाँ, वो थोड़ा स्ट्राइक रोटेशन किल ऑफ हो गया था, मोमेंटम खत्म हो गया था, अल्टीमेटली हैड टू गिव हिज विकेट अवे। तो था भाई, मतलब इट वाज अ कलेक्शन ऑफ रीजंस, बट क्लियरली एक बहुत बड़ा लैक दिख रहा है आर की स्ट्रैटेजी में। क्या पता सैमसन के आने के बाद से थोड़ा सा बॉलिंग में रोटेशन बेटर हो। ऑल्दो आई स्टिल बिलीव इस मैच में स्टार्ट अच्छा करा था, मिडिल ओवर्स में गेम पूरा हार गए लोग, एंड वही उसी की बातें करते हैं। सेकंड इनिंग्स में चलते हैं। बाय द वे, इससे जस्ट पहले रसल ने बॉलिंग नहीं करी फिर से, एंड इसके बारे में क्या कहना है? ये चीज़ हमने अगेन लाइव स्ट्रीम में बात करी थी, एंड 2 मैचेस हो चुके हैं, अभी तक रसल से बॉलिंग नहीं करवाई गई है। आई थिंक अगर आज भी नहीं कराई गई ना, इट इज नॉट अबाउट नॉट रिलीविंग योर कार्ड्स ऑल एट वंस। आई थिंक जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम है रसल को, या बट देन वो बैटिंग कर रहे हैं, वो फील्डिंग कर रहे हैं पूरे 20 ओवर, वो ट्रेनिंग में बॉलिंग भी कर रहे हैं। हाँ, तो डेफिनेटली इतना बड़ा इशू तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही एक्शन से बाहर हो जाए। मतलब ही इज वर्किंग ऑन हिज फिटनेस आई थिंक राइट नाउ। एकदम वो बॉलिंग फिट नहीं होंगे शायद, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि मतलब वी ऑल नो ना कि फील्डिंग एक जगह है, बैटिंग एक जगह है, पर पूरे स्पोर्ट में अगर क्रिकेट इन जनरल देखें तो सबसे ज्यादा जो टोल पड़ता है बॉडी पे दैट इज व्हेन यू 4 ही ओवर है ना। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस में ही बॉलिंग करी है। वो पिछले मैच के बाद जब फैंस का बैकलैश मिला तो उन्होंने रील भी डाल दी एक नेट्स में बॉलिंग करते हुए रसल की। तो बॉलिंग तो वो कंसिस्टेंटली बिहाइंड द सीन्स कर ही रहे हैं। व्हाट इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम बॉलिंग इन द मैच? बिकॉज अभी हम हर टीम के लिए बोल रहे हैं टेम्पलेट। भाई केकेआर का अगर 5 बॉलर से खेला है तो इट इज नॉट अ गुड साइड फॉर श्योर। ठीक है, आपको 6 बॉलर ऐसे होने चाहिए। लास्ट ईयर आपकी स्ट्रेंथ ही यही थी कि रसल आते थे मिडिल ओवर्स में, पहले ओवर विकेट लेके जाते थे। वो छठा ऑप्शन होना चाहिए, जिस दिन पिटाई होगी बॉलर की उस दिन कोई होगा नहीं देखने के लिए। आज तो निकाल लिए 5 बॉलर से ओवर निकाल लिया। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या रसल को कॉन्शियसली नहीं कराया जा रहा यार? और क्या रीजन हो सकता है भाई? मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि रहाने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते हैं कप्तानी में। नहीं, कॉन्शियसली इसलिए क्योंकि कुछ खराब है सीन फिटनेस का ना। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। ये तो बड़ी क्या सीन है भाई? एंड देन व्हाई आर वी फोर्सिंग हिम टू प्ले? कई लोगों को मैंने कमेंट्स ही देखे थे कि आप कैसे बोल सकते हो रसल ना खेले, पॉवेल को आप क्या ही करा है। भाई आप पॉल को जानते नहीं हो, आप पॉल की तरफ देखो जरा बैटिंग नहीं। प्लस आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि फिर केकेआर फैंस जो ऐसे टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, फिर आप लोग बाकी टीम्स को क्रिटिसाइज करने सबसे पहले पहुंच जाते हो जिनका टेम्पलेट सेट नहीं होता। और फैन बॉयजम एक टीम को कि हमारे टीम में कोई प्लेयर के ऊपर फैन बॉयजम नहीं है, हम टीम को सपोर्ट करते हैं। बट एक क्लियर फैन बॉयजम दिख रहा है रसल को लेकर। पता आई थिंक बैटिंग को भी आप मतलब कब तक इतना बैक कर सकते हो? डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर्स इन द वर्ल्ड, नॉट राइट नाउ। पिछले सीजन भी उन्होंने बैटिंग से कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया था, अपना बॉलिंग से दिखाया था। बट इन जनरल अगर आप एक प्लेयर का पूरा कैलिबर देखो एंड हिज पास्ट रिकॉर्ड देखो तो रसल इज राइट अप देयर। ऑनेस्टली 2023 में भी ही गॉट ओवरशैडोड बाय रिंकू सिंह। हाँ, ठीक है। 24 में ही वाज नॉट इवन क्लोज टू बीइंग अ गुड बैटर। 2 साल हो चुके हैं भाई, तो कब तक बैक करोगे आप? तो मतलब
क्योंकि पता है बहुत ही अनफेयर एक आर्गुमेंट होती है, लेकिन एट दैट एज आपको ना वो अनफेयरनेस झेलनी पड़ेगी। हम लोग विराट और रोहित के साथ भी देखते हैं इंडियन टीम में कि जब तक रन बन रहे थे तो ठीक है, लेकिन अभी आपकी उम्र हो चुकी है, तो जैसे आपने रन मारने बंद करे आपकी रिटायरमेंट की बात होनी शुरू हो जाएंगी। वो एक अनफेयर कॉल है जो कि हर एथलीट को अपने ट्वाइलाइट ईयर्स में फेस करना पड़ता है। तो आई डोंट सी व्हाई देयर शुड बी एनी स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एनीवन। मतलब आई होप कि केकेआर फैंस जो है फैन बॉयजम ना दिखाएं इतना ज़्यादा, क्योंकि बाकी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऑलवेज अ टीम कम्स अहेड ऑफ अ प्लेयर। जो एक प्लेयर के चलते आप पूरी टीम को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। जिस टेम्पलेट ने आपको सक्सेस दिलाई है लास्ट सीजन, जिस टेम्पलेट पे इतनी मेहनत करके गौतम गंभीर ने इंस्टिल करी है, आपके जो हीरो हैं गौतम गंभीर, अगर आप उस पे ही जैसे ही वो जा रहे हैं उस पे आप पलटी मार लोगे तो फिर आप मतलब यू आर बाउंड टू हैव अ बैड सीजन। एग्जैक्टली। सो नाउ एक्चुअली कमिंग टू द सेकंड इनिंग्स, ठीक है, 40 रन बनते पावर प्ले में विकेट नहीं गिरता कोई भी। एंड इसका एक बहुत बड़ा राज ये है कि हमारे क्विंटन डिकॉक जो 25 पे 34 रन मारते थे, पर मोइन अली 11 बॉलों पे सिर्फ 4 रन मारते हैं। एंड ये एक टिपिकल केस था कि भगवान आपको एक स्किल सेट में तो आज पूरा दिन बना के भेजते हैं, लेकिन दूसरे स्किल सेट में आपसे सब छीन लेते हैं। क्योंकि मोइन अली आज जो बॉलिंग कर रहे थे वो तो अनडिनाइबल थी, बट बैटिंग वॉज अनडिनाइबली पैथेटिक। आज एक भी बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। एंड आई गिव क्रेडिट टू दी आरआर बॉलर्स ऑल्सो, उन्होंने बड़ी टाइट लेंथ से बॉलिंग करी। अगर आप देखो तो क्विंटन डिकॉक को तो चलो उनके कट लग रहे हैं, वो पहले मैच में भी हेजलवुड को कट मारा था, बट फॉर अ बैटर जो कि एकदम से अपना सीजन स्टार्ट कर रहा है, अभी पहला मैच नहीं खेला है, थोड़ी रस्टीनेस होती है। नारायण से भी हमने देखी थी। एंड थीक्षाना को ले लो आप, अगर हम लोग स्पिनर्स की बातें करें, हम आर्चर की बातें करें, आर्चर भी पावर प्ले में बुरे नहीं थे, वो बाद में पिटाई हुई है उनकी। यार बॉलिंग क्लोज टू दी ऑफ स्टंप वाइड, उस लेंथ पे, छठे स्टंप की लेंथ पे, एंड कटर्स ट्राई करना, क्योंकि आपको पता है कि इस विकेट पे ऑफ अगर आप पेस निकाल दोगे बॉल से तो फर्क पड़ेगा आपको, डबल पेस नेचर बन जाएगा। हमने स्पिनर्स के लिए कहा था ना कैसे थोड़ी तेज फेंको ताकि पढ़ने के बाद जितनी स्लो होगी दैट विल क्रिएट अ डबल पेस नैरेटिव इन द माइंड्स ऑफ द बैटर। सिमिलरली पेसर्स के लिए कटर्स डालो आप, ताकि जिस स्पीड से बॉल आ रही है वो पढ़ के थोड़ी स्लो, मतलब वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना होता है। स्पिनर्स के लिए उल्टा होता है, स्लो बॉलर जो तो तेज डालेंगे, पेसर्स के लिए उल्टा होता है, फास्ट बॉलर जो तो धीरे डालेंगे। तो हमने वो इफेक्टिव यूज देखा, कटर्स का देखा, रोलिंग द फिंगर्स, बॉलिंग इन टाइट लेंस, आर्क में एक बॉल नहीं डालने दी। मोइन अली को उस टाइम पे द ओनली थिंग ही वाज प्रेइंग फॉर, मस्ट बी प्रेइंग फॉर कि एक बॉल आर्क में आ जाए, एक छक्का में मार दूंगा, फिर आई विल गेट ऑफ द मार्क, अच्छी से रिदम बन जाएगी। एक मौका नहीं दिया उसको। रियान पराग ने कितनी टाइट बॉलिंग करी यार पावर प्ले में। रियान पराग तो भाई मतलब अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा अच्छे बॉलर रहे इस पूरे मैच में। एग्जैक्टली, तो वहां पे रन नहीं आते। बट फिर जो अगला फेज था ना, देखो यहाँ पे केकेआर ने अच्छा क्या करा, दे डिड नॉट हेजिटेट, पैनिक नहीं करा और एकदम से विकेट्स लूज नहीं करे। मोइन अली का एक वो ब्रेन फेड मोमेंट था, रन आउट हो जाते हैं वो आउट ऑफ नोवेयर, बट इस फेज में भी 30 रन आते हैं। तो आपकी रन रेट अभी जो रिक्वायर्ड है, आप आराम से मनूवर कर रहे हो, 7.5 रन पर ओवर मार रहे हो। रहाने भी सेटल हो गए थे, पिक करी अपनी बॉल्स को, हसरंगा को कवर्स के ऊपर से मारे शॉट, तो ही न्यू भाई ना एक्सपीरियंस ऐसी विकेट्स पे बैटिंग करने का काउंट करता है। रहाने जिनको नहीं पता, वो इस स्टेडियम में T20s में ऑल टाइम हाई स्कोरर है T20s के इस स्टेडियम में, तो उनको एक्सपीरियंस है यहाँ पे खेलने का। तो वही हमें आते हुए यहाँ पे दिखा भी। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, जब नेक्स्ट फेज शुरू होता है 10 से 15 ओवर के बीच का, यहाँ पे रहाने जो है आउट हो जाते हैं। एक्चुअली उन्होंने गुगली रीड कर ली थी हसरंगा की, विद द टर्न ही मारने जाए थे स्वीप, वो कनेक्ट नहीं हुई, टॉप एज लगती है, आउट हो जाते हैं। बट इस फेज में क्विंटन डिकॉक अब आधा मैच खेल चुके थे, 10 ओवर हो चुके थे उनके। एंड जब आप इतना सेट हो जाते हो ना ऐसी विकेट्स पे, देखो क्या होता है, जब आप सेट होते हो ना तो भाई अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे विकेट बनी है T20 के लिए ही। तो कितना भी फंसे बॉल, इतनी नहीं फंसेगी कि टेस्ट मैच ही बना दोगे। तो अगर आप टाइम स्पेंड करोगे, देयर इज अ लॉट ऑफ रन्स टू बी स्कोर्ड। एंड क्विंटन डिकॉक ने आज वो प्रिंसिपल चीज करके दिखाई, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट इनिंग्स। जिस तरीके से उन्होंने चांसलेस तरीके से लिटरली पूरी इनिंग को पेस करा है और आराम से केकेआर को जिताया है। एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगा था कि आप हेजिटेट होने वाले हो। मतलब आई थिंक पूरी इनिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि कोई भी प्लेयर इज फर्स्टली रेडी टू एक्सेप्ट द कंडीशंस, एक्सेप्ट द पिच कंडीशंस, ताकि पहले वो थोड़ा संभल के खेले जैसे क्विंटन डिकॉक ने खेला। ऑल्दो पावर प्ले में भी उनकी स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छी थी, स्टार्टिंग से ही 150 की स्ट्राइक रेट पे ऑलमोस्ट खेल रहे थे वो। दैट इज बिकॉज वो नेचर ऑफ द बैट्समैन पे भी डिपेंड करता है। यार बॉल पिक करना, देखो ये मैंने पहले ही मेंशन किया था, अगर आपको पता है बॉल फंस के आ रहा है तो आप ऑन द राइज हर बॉल को नहीं मार सकते हो, तो यू वेट फॉर दैट बॉल जो कि स्लॉट में गिरेगी। क्विंटन डिकॉक को भी अगर आप देखोगे थर्ड द इनिंग्स 10 ओवर के बाद से, तो वो और ज्यादा एक्सेलरेट करें, क्योंकि तब तक उनकी आइस सेट हो गई थी कि ऑफ द विकेट किस पेस पे बॉल आने वाली है, तो अब मैं आई कैन सिट बैक एंड हिट द स्पिनर्स आउट। तो फिर आप देखो, नोटिस करो, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि रियान पराग के जो थर्ड ओवर था, तीसरा चौथा ओवर जो भी था, जो उनका लास्ट ओवर था बेसिकली, उसमें उनकी सबसे ज्यादा पिटाई हुई है।
उससे पहले उन्होंने रन नहीं खाए थे। हसरंगा को बाद में उन्होंने विद द टर्न छक्के मारे मिड विकेट के ऊपर, क्योंकि तब तक आईज, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैट स्पीड सब सेट हो चुकी थी बेस के। बट आई थिंक ओवरऑल बहुत मैच्योर इनिंग्स थी भाई। अरे बहुत मैच्योर इनिंग्स थी। थ्रू आउट एक भी मोमेंट ऐसे नहीं था जहाँ पे स्ट्राइक रेट कम हो रही है 100 के नीचे, 120 के नीचे। बड़ी अच्छे से पेस करके चली इनिंग्स को। एंड वहां तक यार देखो इन 5 ओवरों में 10 से 15 के बीच में 48 रन आ गए थे, मतलब बैक टू ऑलमोस्ट 10 रन एवरी ओवर, क्योंकि विकेट नहीं गिरे थे, सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हुए थे। रघुवंशी ने भाई बड़ा ही अच्छी इनिंग खेली। मतलब आई होप कि रघुवंशी पे जितने लोग क्वेश्चन उठा रहे थे केकेआर वाले, भाई पहली बात तो ही हैज नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी इन 2 मैचेस में एटलीस्ट टू गो बजक, कि एकदम आके आप पेल रहे हो सबको। तो उसने क्या कर सकता है ऐसी सिचुएशन में, और आदमी की एक मैच्योर इनिंग्स खेले, आराम से टाइम दे और इंश्योर करे कि टीम जिता के आ रहे हो। यहाँ पे भी नॉट आउट रह के आते हैं, उस मैच में भी वो एंड तक बॉलर्स के साथ खेल ही रहे थे, इकलौते बैट्समैन थे वहाँ पे। तो आई थिंक इतनी बड़ी जो लोगों ने बना रखा है कि नहीं आप लवनीत सिसोदिया को ले आओ, रघुवंशी का टाइम निकल गया है। हमने इस पूरे IPL में देखा है कि सबको, सारे लोग जो है एक ना एक वंडर किड निकाल रहे हैं अपने। हमने विपराज निगम को देखा, हमने दिग्वेश राठी को देखा, हमने विघ्नेश पुथुर को देखा। तो आपका जो वंडर किड है जिसने लास्ट सीन इतना अच्छा परफॉर्म करा है, जिसके वो शाहरुख खान को भी कितना पसंद है भाई वो अपना रघुवंशी जो है, तो प्लीज आप लोग बैक करिए उसको भाई। जब वो बंदे ने कुछ गलत करा ही नहीं, आप इतना क्यों चल रहे हो? कुछ खराब ही नहीं करा उस बंदे ने 2 मैचेस में, तो काफी अच्छा लगा। 15-16 ओवर के आसपास वो बॉल भी चेंज करी थी। पहली बार IPL में ऐसा हुआ कि ड्यू के चलते बॉल चेंज हुई, वो रूल यूज करा गया, बट तब तक गेम खत्म हो चुका था। प्लस एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग मोमेंट था जब एक फैन इंटरूड करता है, अरे और आके वो रियान पराग के पैर छूता है भाई साहब। अगर तुम नोटिस करोगे तो रियान पराग टॉस के टाइम पे भी बहुत मैसिव चीयर मिली थी उनको। असमीज है ना वो, हाँ लोकल बॉय है वहाँ के, तो उसके लिए, और वहाँ से हार्डली कोई क्रिकेटर जो है इंडिया के लिए खेले, तो वो नेचुरली एक हीरो की तरह देखे जाएंगे एट दैट यंग एज। बड़ी अच्छी बात है। एक जो मीम बना था उसमें लिखा था, नो वे यू रिस्क गेटिंग फाइंड, जेल्ड एंड प्रोबब्ली बैंड फ्रॉम द स्टेडियम टू टच रियान पराग्स फीट। क्योंकि जो लोग ऐसे इंट्रूड कर देते हैं उनको बैन तो मिलता ही है एटलीस्ट। तो रियान पराग के पैर छूने के लिए अगर आपने ऐसा करा है तो भाई आप जेन्युइनली बहुत पसंद करते हो। नो होता ऐसी कोई, मैं बिलो द बेल्ट कोई मार्क नहीं मारूंगा उसमें। एक जो बहुत बड़ा कैप्टेंसी पे सवाल होगा, देखो 1 सेकेंड, 10 ओवर तक हमने बात करी कैसे क्विंटन डी कॉक की आंखें सेट हो चुकी थी, प्लेयर सेट हो गए थे उस टाइम पे। उस मोमेंट पे आप रियान पराग हिमसेल्फ एंड नीतीश राणा से बॉलिंग आप क्यों कराओगे? दे आर नॉट विकेट टेकिंग ऑप्शंस। उस टाइम तक मैच हाथ से निकल रहा था, आपको विकेट की जरूरत थी। तुषार देशपांडे कहाँ थे? संदीप शर्मा कहाँ थे? मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं तो जोफ्रा आर्चर से बॉलिंग करा लेते। लेकिन व्हाई एवर दीज गाइज नॉट ट्राइड? आपको क्या लग रहा था कि वही ना, स्पिनर्स की देखो क्वालिटी, स्पिनर्स की थोड़ी कमी है। पिछली बार अश्विन चहल हुआ करते थे, आपको लग रहा है कि विकेट में स्पिनर्स का रोल ज्यादा है तो मैं भी डाल दूंगा तो मुझे विकेट मिल जाएगा। वो नहीं होता। मतलब 150 अगर टारगेट है और अगर आप चोक करके टीम को हराने का ट्राई कर रहे हो कि हम लोग इतने रन कम खाएंगे कि भाई एंड में इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ऐसे मोमेंट्स में हमने पहले ही बात करी है, जैसे केकेआर RCB का जो मैच था, एक चौका पड़ना है, एक बाउंड्री पड़नी है, पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। एंड जहाँ पे क्विंटन डी कॉक जैसा आदमी खेल रहा है, अल्टीमेटली उसने 97 मारे, द होली नंबर। उसके बाद केकेआर ने एक ट्वीट करा 97 और ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, और उसको लोगों ने रीड ऐसे करा कि भाई ये श्रेयस अय्यर पे टारगेट कर रहे हैं क्या, कि इसकी जो 97 वाली नॉक थी वो बेटर थी। ऑल्दो अल्टीमेटली निकल के कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई वो गंभीर का एक ट्रिब्यूट सॉर्ट ऑफ, जैसे गंभीर ने वर्ल्ड कप, एक वो है ना कि छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया तो 97 बड़ा क्रूशियल था, तो एक पॉपुलर स्लैंग बन गया। सब 90s आर ग्रेटर देन 100s वैसा टाइप का। तो 97 को उन्होंने ओट देते हुए 97 ग्रेटर देन करके ट्वीट डाला था। आई थिंक दैट शुड बी इट फ्रॉम द गेम। काफ़ी पॉजिटिव्स थे केकेआर के लिए तो इसमें, एंड फाइनली शोइंग डिफेंडिंग चैंपियंस तरह खेले फाइनली इस मैच में। हाँ, व्हाट अबाउट आरआर के लिए तो जो कंसर्न्स थे शुरू होने से पहले IPL वही मुझे दिख रहे हैं। एंड पहले मैच के बाद मैंने कहा था कैसे आप ये मत सोचिएगा कि SRH ने पीट दिया तो आप इतने बुरी टीम हो, इतने बुरी टीम आप नहीं हो। वो एक एक्सट्रीम केस था, बट आज जो करके दिखाया ये थोड़ी ज्यादा ग्राउंड रियलिटी से आप रूबरू हो सकते हो इसमें, क्योंकि ये जो चीज है ना, आप प्योरली स्किल पे हारे हुए मैच, कोई लक वक की बात नहीं थी। यहाँ ड्यू है, ये है, वो है। क्या केकेआर पहले बैटिंग करती तो ये मैच नहीं जीतती। आई थिंक स्किल और टीम में डिफरेंस दिख रहा था बहुत ज्यादा। आई थिंक वो थोड़ा सा है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये IPL है, कोई 10 की 10 टीम का चांस होता है टॉप 4 में आने का, तभी ये टीम, ये लीग इतनी कॉम्पिटिटिव है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि आरआर टॉप 4 में नहीं आ सकती है, बट लाइकलीहुड कम दिख रहा है। अभी बहुत सारे इश्यूज है। मजे की बात ये कि इनमें कोई इंजरी भी नहीं है भाई। हाँ, उसके बाद भी ऐसा, उसके बाद भी है, मतलब सैमसन खेल तो रही है एज अ बैटर,
तो कोई इंजरी इशूज मुंबई में तो बुमराह नहीं है। दैट्स इवन वर्स ना, मतलब यू डोंट हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड भाई टू। केकेआर में नारायण नहीं था यार, तुम सोचो हाँ, कितनी बड़ी बात है यार, नारायण नहीं खेल रहा था यार, नहीं है मतलब शायद 2-3 ओवर और पहले चेज हो जाता वरना एग्जैक्टली। तो मतलब आरआर में तो कोई इशू है भी नहीं है, फिर भी इतना स्ट्रगल है, तो क्लियरली मतलब टीम सेटअप में लैक है वहां पर। सो देखते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट दैट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, केकेआर और ईडन गार्डन्स का जो पूरा चल रहा है मामला, कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या मतलब क्या इनसाइट्स है तुम्हारे पास? देखो मैं एक बार कॉन्टेक्स्ट लेआउट कर देता हूँ। एसेंशियली क्या हो रहा है पिछले कई सालों से, और राधा 6-7 साल अगर आप इन पर्टिकुलर कहोगे, तो एक चेंज हमें देखने को मिला ईडन गार्डन्स में। बहुत टाइम तक ईडन गार्डन्स में एक स्पिन फ्रेंडली विकेट हुआ करती थी, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि 2012 की आप हमारा कैंपेन ले लो, 2014 का कैंपेन ले लो, केकेआर अंडर गौतम गंभीर वॉज यूज टू बी अ वेरी बॉलिंग डोमिनेटेड टीम, एक बहुत ही ऐसी टीम जिसकी आइडेंटिटी ऐसी थी कि हम लो टोटल्स को भी डिफेंड कर लेंगे। तो एक वो नया कल्चर सेट करा था वहाँ से गंभीर ने, वो आइडेंटिटी एकदम ही चेंज हो गई क्योंकि केकेआर की होम कंडीशंस एकदम ही ऑल्टर कर दी गई हैं। ईडन गार्डन्स में अब आप देखते हो कि कई बार तो घास भी होती है वहाँ पर, ठीक है, घास नहीं होती है तो बहुत ही पाटा विकेट्स होती हैं, स्पिन हार्डली देखने को मिलता है, शीशे की तरह बॉल आती है, एड टू दैट स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत छोटी और ड्यू पड़ती है, तो मतलब बैटिंग के लिए पैराडाइज हो जाता है ये। और केकेआर बाय गॉड्स ग्रेस हैज ऑलवेज हैड सिंस द अर्ली 2010s लैंडमार्क स्पिनर्स रहे इनके पास। कुलदीप भी यहीं से निकले, नारायण भी थे, वरुण चक्रवर्ती जो नेक्स्ट मिस्ट्री स्पिनर है बड़े, वो भी हैं, एक करियप्पा करके बीच में थे, वो भी एक मिस्ट्री स्पिनर की तरह आए थे, उनको भी ट्राई करता। मतलब केकेआर ने मिस्ट्री स्पिनर्स को हमेशा चांस दिया है, वो उनकी आइडेंटिटी रही है हमेशा से। तो अब देखो ये सब कंसिडर करते हुए केकेआर का एक वो पूरा ब्रांड ही वो है कि हम स्पिन पे बड़ा अच्छा ट्रैप करते हैं, एंड आपने एकदम से जो है होम कंडीशंस ऑल्टर कर दी फॉर सम रीजन, ठीक है। होता क्या है अब इसमें 2 एंगल्स हैं, एक तो कि केकेआर के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, और दूसरा कि क्या केकेआर के पास ये एक्सक्यूज है, लेकिन क्या आप इस इनजस्टिस को एज एन एक्सक्यूज यूज कर सकते हो? दोनों पर्सपेक्टिव्स हमें देने हैं, ठीक है। तो अब तुम शुरू करो, तुम्हें क्या बोलना है? देखो पहली बात तो ये पूरी कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा निकल के तब आई है, मतलब ऑब्वियसली 2023 में नीतीश राणा ने ये चीज बोली थी, बहुत फेमस कोट अब बन चुका है, एवरी टीम हैज होम एडवांटेज एक्सेप्ट केकेआर। तो आज भी उस चीज को लोग यूज कर रहे हैं, एंड इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। अब उस पर बात करते हैं। अभी रिसेंटली ये चीज निकल के तब आई थी जब आरसीबी अगेंस्ट मैच था, एंड उसके बाद रहाणे ने ऐसा बोला था कि हमें थोड़ी स्पिनिंग विकेट, मतलब वी वुड हैव लाइक्ड अगर स्पिनिंग विकेट होती हमारी। वो अब बात वैलिड भी लग रही है ना, आपने राजस्थान वाले मैच में देखा जहां थोड़ी स्पिन मिली तो मतलब बहुत फायदा होगा, नारायण की रिप्लेसमेंट ने भी चमका दिया क्रिकेट। हाँ फॉर श्योर। तो थोड़ी स्पिनिंग विकेट वो लोग चाहते थे कि ऐसा मिले उन्हें, एंड इस पे चलते हुए जो उनके पिच क्यूरेटर है मिस्टर सुजन मुखर्जी जो है, उन्होंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया भाई साहब, दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर और केकेआर फैंस, कि आपको देखना चाहिए था कि अगर आरसीबी के स्पिनर्स को देखो उनने कैसे परफॉर्म करके दिया, उन्होंने ज़्यादा विकेट लिए हैं, और केकेआर के स्पिनर्स की परफॉर्मेंस आप देख लो, तो उन्होंने क्यों नहीं करा, क्या एक्सक्यूज है? मतलब बहुत क्लियरली आप देख रहे हो उन्होंने अपनी टीम पे ही शॉट्स ले लिए भाई। एंड आई थिंक ये जिस तरीके से पूरा फ्रेम करा गया था, अब आई डोंट नो मतलब उसको एग्जैक्टली अगर वो ह्यूमन वॉइस में बोले तो कैसा लगता है, क्योंकि पोलाइटली भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, बट जिस तरीके से ये चीज़ फ्रेम हुई थी, इट वाज नेचुरल कि जितने भी केकेआर फैंस होंगे, प्लस आई थिंक इट्स नॉट इवन अबाउट केकेआर फैंस, अगर आप एक न्यूट्रल फैन हो ना तो भी यू वुड गेट ट्रिगर्ड कि भाई ये क्या बातें कर रहे हो भाई। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये पहली बात, इट वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर, आपको ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए थी, बट ठीक है, हर साइड के 2 पहलू होते हैं। तो मैंने सबसे पहले जाके सुजन मुखर्जी का भी रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया गया था उनका, मैंने वो देखा, तो उसमें उन्होंने क्या बोला, इट इज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि ये जो पूरी पिच क्यूरेटर वाली प्रॉब्लम चल रही है केकेआर की, ये अब 2-3 साल हो चुके हैं। 2-3 साल नहीं भाई, और ज्यादा 6-7 साल हो गए, 6-7 साल हो चुके हैं। बहुत टाइम से ये चीज चलती आ रही है। गौतम गंभीर जब कैप्टन थे ना, उनके लेट जाने वाले सालों में भी हमें ये चेंज दिखने लग गया था ईडन गार्डन्स में। अच्छा, ओके, तो काफी टाइम से चलती आ रही है। तो सुजन मुखर्जी ने इस टाइम पे ऐसा बोला है कि केकेआर की मैनेजमेंट, प्लेयर या कोई भी ऑफिशियल, किसी ने उनको अप्रोच नहीं करा इस बारे में कि आप पिच में हमें थोड़ी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स चाहिए, ऐसा उनने बोला इस टाइम पे। ये कब का इंटरव्यू है? अभी 2-3 दिन पहले का, आफ्टर द आरसीबी मैच, उसके बाद ही चीज हुई है, क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू में उनसे बात बोली गई है कि पर रहाणे तो ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने पहली बार तो काफी बार तक डिनाई करा कि रहाणे ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो फिर मैम कैसे इनकी बात को? हाँ, पर उन्होंने इस टाइम पे ऐसा बोला। फिर उन्होंने कहा जब मुझे कुछ भी गाइडलाइन नहीं दी गई कि कैसी पिच आप लोग चाहते हो, तो मैंने बीसीसीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक पिच बना दी। तो उसमें उन्होंने कहा अपना काम उन्होंने कर दिया।
अब उनने ऐसा भी बोला है कि KKR जो है 15 दिन तक यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। रहाणे इतने टाइम से पूरी पिच देख रहे थे, पूरी मैनेजमेंट लगातार पिच को मॉनिटर कर रही थी, उसके बाद भी उनसे कुछ नहीं बोला गया कि हमें ऐसे टाइप के विकेट चाहिए स्पेसिफिकली। और फिर उनने इस चीज़ को जस्टिफाई कर तो ये भी बोला कि KKR 18 साल से यार हमें रिप्रेजेंट कर रही है, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है KKR से, एंड अगर वो लोग बोलेंगे तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा, ऐसी कोई इशू है नहीं हमारे बीच में, ऐसे टाइप की उनने चीज़ बोली है, जो कि अगेन थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग थी। बट वही है कि रहाणे एक तरफ आते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि हमें स्पिनिंग विकेट चाहिए, तो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐसी चीज़ बोल रहे हैं तो बहुत नेचुरल है कि उन्होंने आपसे भी कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट करे होगा। उनने ना करा हो, चलो मैनेजमेंट ने कम्युनिकेट करा नहीं करा तो अब तो पब्लिकली आके बोल दिया ना, तो अब मतलब होपफुली फिर नेक्स्ट मैच से हमें ये चीज़ दिखनी चाहिए, देखते हैं वो होगा या नहीं होगा। प्लस फिर उनने जो वैसे टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं मिस्टर सुजन मुखर्जी के कि भाई मतलब इस पिच को मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ इस पिच को कैसा होना चाहिए। तो मैंने उनके 2014 के इंटरव्यूज भी देखे हैं, हाँ, आज से 11 साल पहले के, तब भी वो सेम चीज़ कहते थे। तो मतलब वेरी ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू यूज एनी हार्श वर्ड्स, बट थोड़ी एरोगेंट स्टेटमेंट्स हैं भाई ये। मतलब आपसे ज़्यादा इस पिच को कोई नहीं जानता। अरे भाई वो स्टेडियम फीस दे रहे हैं वो लोग, वो इस पूरे 18 साल से एक फ्रेंचाइजी है जो कि आपकी पूरी सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, वो स्टेडियम फीस हर साल आके देते हैं, वो आपसे कुछ कह रही है कि आपको ऐसे टाइप के पिच चाहिए, पर नहीं मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। अरे भाई वो चाहिए टाइप के विकेट रहे, उनने पूरा अपना ऑक्शन इस टाइप का बना रखा है, उनके पास प्लेयर्स वैसे हैं, आपसे अच्छा चलो नहीं जानता होगा कोई क्योंकि आप इतना टाइम से इस जॉब में हो, बट उनकी टीम्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से आपकी पिच बननी चाहिए ना। तो इसमें ये तो आपका आ ही नहीं सकता, स्टेटमेंट ही नहीं आ सकती कि भाई मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, उस पर बात ही नहीं आई है। मैंने ना क्रिक बस पे एक वो बड़ी क्लिप बहुत पॉपुलर हो रही है हर्षा भोगले एंड साइमन डोल की, वो देखी थी एंड उसमें बड़े वैलिड पॉइंट्स थे, तो मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहता हूँ ना, जो मैं बात डिसएग्री करता हूँ उसको भी बताऊंगा मैं यहाँ पे। हर्षा भोगले पहली बात तो कहते हैं कि भाई स्टेडियम फीस जा रही है पूरे सीजन के जाती है, तो जो लोग आपको इस स्टेडियम में खरीद के आपको जो दे रहे हैं पैसे, बेसिकली स्टेडियम फीस दे रहे हो अगर आप, तो उतने टाइम के लिए स्टेडियम आपका वर्चुअली आप ही का है, yeah. तो आपके घर में पैसे वहीं से आ रहे हैं, ठीक है ना। ये तो वही बात हो गई कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, बॉस आपसे कह रहे हैं कि आपको ये टास्क करना है, कह दो कि मैं नहीं कर रहा भाई, कोई नहीं बता सकता मुझे कैसे करना है, तो भाई बॉस बोलेगा तो मेरी कंपनी से निकलो फिर। तो अब यहाँ पे अगर स्टेडियम फीस KKR दे रही है, तो आप कौन होते हो मना करने वाले कि KKR जो चाह रही है मैं वो करके नहीं दूंगा। और जो तुम ये इंटरव्यू बता रहे हो, ये मुझे थोड़ी सी यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड से हिपोक्रेसी लगती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट अगर आप पब्लिकली ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स देते हो अगर KKR के ऊपर कि उन्होंने क्या कर लिया, RCB ने तो ये कर दिया, भाई वो आपकी टीम है, अब उन्हीं को बैंड बजाए जा रहे हो भाई, और वो भी उनके आर्च राइवल से, और फिर कह रहे हो कि मेरे से तो कोई बात हुई नहीं होगी तो मैं क्यों नहीं करूँगा। तो यहाँ पे तो मुझे बहुत ही हिपोक्रेसी दिख रही है पर्सनली, मुझे तो ये बात एकदम वैलिड नहीं लग रही है। क्लियरली अगर KKR कई सालों से चीज़ बोल रही है तो मतलब कम्युनिकेशन तो हुआ है, क्योंकि KKR को कोई फायदा नहीं मिलने वाला ये चीज़ नाटक करके सामने से कि हमें होम एडवांटेज नहीं मिलती है, और मैं पीछे बात भी नहीं करूंगा। इस शोबाजी से KKR का क्या फायदा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। वॉट हैज़ KKR टू गेन, वॉट KKR हैज़ टू गेन फ्रॉम दिस। सेकेंड बात ये कि अगर हम लोग बात करें कि पिच को कितना चेंज करना चाहिए, तो हर्षा भोगले ने भी चीज़ कही थी कि कोई नहीं कह रहा रैंक टर्नर बना दो, कोई नहीं कह रहा कि 120 110 वाले स्कोर्स की पिच बनाओ, बस ये कहा जा रहा है थोड़ा सा स्पाइस ऐड कर दो, थोड़ा सा असिस्टेंस ऐड कर दो स्पिनर्स के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि पिच का पूरा नेचर ही आप वेरी एसेंस ऑफ इट चेंज करने वाले हो, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं करी गई है आपसे, बहुत बेसिक चीज़ है। थर्डली अब ये बात आती है कि ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि आज की डेट में एज न्यूट्रल जो तुमने कहा था, अगर हर टीम के पास अपने होम ग्राउंड पे एक अपना होम एडवांटेज नहीं होगा ना, तो ये IPL का ओवरऑल स्टैंडर्ड भी नीचे लेकर जा रहा है, क्योंकि आप अलग वेन्यूज में अलग अलग स्किल पे टेस्ट होते हो और फिर बेस्ट टीम निकल के आती है, तो ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। तो वो भी चीज़ एक बहुत बड़ा इशू है, वो भी आप IPL के ऑब्जेक्टिव को किल ही कर रहे हो एक तरीके से वहाँ पे थोड़ी हद तक। थर्डली फिर जो था कि भाई अगर स्टेडियम फीस दे रहे हो और वो नहीं मान रहे हैं, तो फिर बोलो साफ साफ कि भाई हम हट जाएंगे यहाँ से। साइमन डोल ने बात बोली थी, तो उस पर मिस्टर बोरिया मजुमदार ने ये चीज़ कही है कि भाई वही है कि क्लासिक केस ऑफ अ फॉरनर नॉट नोइंग द ग्राउंड रियलिटी, कि कोलकाता और ईडन गार्डन्स जो टेबल पे वैल्यू लेके आते हैं वो KKR को पता है, तो वो छोड़ेंगे नहीं कभी। नाउ आई गेट वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। मुझे लगता है कि ये ना एक KKR बीइंग डिपेंडेंट ऑन कोलकाता एंड ईडन गार्डन्स वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर आप पावर डायनामिक्स ये सेट करना चाहते हो कि KKR जो है वो कोलकाता को कभी छोड़ नहीं सकती, या फिर
ईडन गार्डन से हट नहीं सकती है, तो आप डिल्यूजन में हो। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि केकेआर बड़े आराम से पैसे दे रही है तो डिमांड कर सकती है, और नहीं करे तो जा सकती है, तो भी आप डिल्यूजनल हो। ये दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। एक टाइम आया था 2009 में जब कोलकाता नाइट राइडर्स में से कोलकाता का नाम ही हटा दिया गया था, और जो बैकलैश होता है वो सबको याद है उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे एक बंदे को थोड़ी सिक्योरिटी मिल रखी है, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है ये, और उसमें क्या होगा कि नेचुरली अगर केकेआर कुछ डिमांड कर रही है तो वो इसीलिए कर रही है ताकि केकेआर अल्टीमेटली जीतेगी तो ट्रॉफी वहीं पर आएगी। उसमें अगर आपका जो पिच क्यूरेटर है वो इस बात को अडियर नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली रूनिंग योर ओन चांसेस, आपको प्राइज मनी भी नहीं मिलेगा फिर। मतलब बहुत नेचुरल यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आई थिंक काफ़ी लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पॉइंट आउट भी करी है कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकलिटी ये इस चीज़ की कि जस्ट बिकॉज केकेआर इज पेइंग द स्टेडियम फीस तो वो इट इज़ नॉट लाइक योर सुजन मुखर्जी को दे कैन फायर हिम, क्योंकि वो उनके पे ग्रेड में नहीं आते, वो वेस्ट बंगाल क्रिकेट बोर्ड के अंदर आते हैं। एंड वेस्ट बंगाल क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है वो मिस्टर सौरव गांगुली। तो ये भी कॉन्स्पिरेसी निकल के आ रही है कि गांगुली जो है वो क्योंकि केकेआर से उनका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं हुआ था। नहीं तो वही पॉइंट है ना, सी देखो इन माई ओपिनियन एक पिच क्यूरेटर की पावर इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती विदाउट बैकिंग कि वो एक फ्रैंचाइज से लड़ जाए जो कि 18 साल से आपको रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत ऑब्वियस है चीज। केकेआर इज अ $multi-million फ्रैंचाइज। अगर वो आपसे कुछ कह रही है एक पिच क्यूरेटर से, एक इंडिविजुअल से, और अगर वो उस बात को अध्ययन नहीं कर रहे एंड देन वो कोई रिपरकशन या फिर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें झेलने नहीं पड़ रहे, देन क्लियरली ही हैज द बैकिंग ऑफ द बोर्ड। अब बैकिंग ऑफ द बोर्ड में क्या गांगुली उनको बैक कर रहे हैं, क्या कोई और उनको बैक कर रहा है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। हम लोग कभी भी इसके बारे में पता नहीं लगा पाएंगे अनलेस अनटिल कुछ स्कैम मैम या फिर कुछ स्टिंग ऑपरेशन टाइप होता है। बट एज ऑफ नाउ वी हैव टू अज्यूम कि भाई गौतम मिस्टर सौरव गांगुली इज ऑन द सेम पेज विद मिस्टर सुजन मुखर्जी। पर वही बात है ना भाई ये बहुत नोन केस है, इतने सालों से चलता आ रहा है, सबको पता है, ऐसा नहीं है कि सौरव गांगुली को नहीं पता होगी ये बात। हाँ, तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो है भाई, या तो इतने सालों से फिर क्यों थी टर्निंग विकेट? हाँ, फिर 6-7 साल से नहीं भी है ना। अब गांगुली एग्जैक्टली कब आए हैं बोर्ड में ये मुझे टाइमलाइन याद नहीं है, तो अब आई वुड रिक्वेस्ट लोग कमेंट में जरूर बताएं हमें ये चीज़ की कब एग्जैक्टली वो वेस्ट बंगाल क्रिकेट बोर्ड में आए हैं और क्या उसी साल से चीज़ होनी शुरू हुई है। बिकॉज अगर ये 17-18 के आसपास है तो नहीं, क्या 16-17 में जब रवि शास्त्री अपॉइंट हो रहे थे तब तो वो थे, तभी तो उन्हें मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा था। हाँ। तो उस टाइम पे तो वो थे, पर तब 16 में इतना इशू नहीं था ना। अच्छा, ओके। पर आप ये कह सकते हो कि हाँ जब से वो रजीम में है तब से धीरे धीरे नेचर चेंज हुआ है पिच का। कुछ तो है भाई, पता नहीं भाई, मतलब ये तो कॉन्स्पिरेसी मोड पे हम चले गए, तो आई डोंट नो हाउ वैलिड दिस इज, बट क्लियरली केस ऑफ कंसर्न मुझे लगता है ये। एंड इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज केकेआर को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ क्लैरिफाई तो कर दी कि केकेआर के साथ गलत हो रहा है, बट अब सेकंड आर्गुमेंट पे चलते हैं। आपको पता ही गलत हो रहा है, ठीक है, और ये बहुत सालों से हो रहा है, तो अब बेवकूफ़ वो है आप हो, क्योंकि उतने ही सालों में 2-3 मेगा ऑक्शन साइकिल्स निकल चुकी हैं, ठीक है। आपके पास पूरा चांस था टीम को तोड़ मरोड़ के दोबारा कंस्ट्रक्ट ऐसे करने का कि अगर आपको पता है घर पे पेस फ्रेंडली कंडीशंस ही रहने वाली हैं तो मैं वही टीम बनाता हूँ ना फिर अपने हिसाब से। अब आप ये भी कह लो कि मेरे पास मौका है टीम नहीं बनाने का, लेकिन मैं फिर भी नहीं बनाऊंगा, मुझे फिर भी जो है वही आइडेंटिटी रखनी है अपनी, और वो पीछे से मेरी सुन भी नहीं रहे, तो आप दोनों तरीके से आप नहीं बच सकते हो। फिर आपको ये मतलब यू कैन नॉट, श्योरली आपके साथ गलत हो रहा है, बट आप इसको एज एन एक्सक्यूज शायद यूज़ नहीं कर सकते इन सेइंग कि यार हमें तो हमारे पसंद की पिच नहीं मिलती। आपको 7-8 साल का मौका तो मिला है ना अपनी टीम को पिच के हिसाब से बनाने का, आपने कॉन्शियसली वो चूज करा ना करने का, तो कैन यू रियली क्राई अबाउट इट। अब इसमें एक ये चीज़ मैं मानता हूँ एक्सेप्शन की, अगर आपके पास नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर्स हैं तो आप रिटेन करोगे उनको, इट डज नॉट मैटर फिर कि पेस फ्रेंडली कंडीशंस है या फिर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस है। मतलब फिर आप रिटेन कर रहे हो देन इट मींस कि आप उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और इतना ज़्यादा केपेबल समझते हो कि ऑन एनी पिच रिगार्डलेस ऑफ द नेचर वो कर लेंगे। और यूजुअली आप फिर भी ऑन एनी विकेट आप 2 स्पिनर तो खिलाओगे। या मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर फैंस को इस चीज़ को एज एन एक्सक्यूज टू ट्रीट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि काफ़ी लोग ना बस वो लॉस हो गई थी आरसीबी वाली, उसके बाद तुरंत लोग स्टार्ट हो गए थे कि नहीं यार सबके पास एट होम एडवांटेज है, हमारे पास नहीं है, जो कि इन प्रिंसिपल इट इज़ करेक्ट, क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से ही पिच नहीं बना सकते देन वो एक डिसएडवांटेज है। बट एट द सेम टाइम आप हार इस वजह से नहीं रहे हो, हारने की वजह कुछ और है। हाँ, क्योंकि आप जीते भी हो, इस बार लास्ट सीजन नहीं जीते थे आप, तो तब तो किसी ने ये चीज़ नहीं बोली, तो जब आप हार रहे हो तो ये चीज़ निकल के आ रही है। दैट इज व्हाई यू शुड नॉट ट्रीट इट एज एन एक्सक्यूज, बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट एन आइडियल कंडीशन एंड केकेआर को कुछ ना कुछ स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, कमिंग नाउ टू द नेक्स्ट गेम। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं SRH वर्सेस LSG के मैच की। मतलब अभी तक की सबसे बड़ी जो स्टोरी निकल के आई है मेरे लिए तो वो यही है, मतलब वो DC और हमने कौन सा मैच था वो, DC वर्सेस
डीसी LSG वाला मैच था। हाँ बहुत तगड़ा इनिंग था, ये था वो था, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था एक मैच से पहले और उसका एकदम उल्टा होना, वो तो ये SRH LSG वाला। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट शॉकर ऑफ द सीजन। हाँ कुछ लोग पहला मैच भी कह सकते हैं, बट आई थिंक वो एक भाई वो जेन्युइन राइवलरी मैच था KKR RCB। उसमें होने को कुछ भी हो सकता था ऑन एनी गिवन डे। ये एक जेन्युइन शॉक था क्योंकि यहाँ पे एक नैरेटिव था कि यहाँ पे LSG को पिटाई होने वाली है, मतलब प्रॉपर थंपिंग होने वाली है, 300 टारगेट बनने वाला है। भाई कितने मीम्स थे कि मैंने सारे पैसे लगा दिए हैं SRH के ऊपर, अब तो डबल होने वाले हैं पैसे, अब पूरा ऐसे मीम्स आने के पूरा घर बार बिक गया है। हाँ पैसे लगाने नहीं, क्योंकि भाई जेन्युइन वो बात थी कि यहाँ पे अगर किसी मैच में 300 पढ़ने तो यही मैच है, बेस्ट पॉसिबल चॉइस ये है। द फनी थिंग इज 200 भी नहीं मरे भाई। हाँ वही तो, ये कैसे करा गया, इसके पीछे कितना लक था और कितनी दिलेरी थी, उसको जरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। भाई देखो क्या होता है, जब पिच की रिपोर्ट आई थी तो बोला गया था क्योंकि भाई रेड सॉइल पिच है तो क्रैक जल्दी करती है। हाँ। तो थोड़े से ना इसमें क्रैक्स अंडरनीथ दिख रहे थे, सरफेस पे आके टूटने शुरू नहीं हुए थे, लेकिन थोड़े से अंडरनीथ दिख रहे थे, विच शोड की विकेट थोड़ी ड्राई है और ड्यू पड़ने नहीं वाली है। तो शायद 300 लाइक पिच ना हो। अब 300 हम बात कर भी रहे हैं तो इट्स साउंडिंग वेरी अब्सर्ड। तो वो पिच रिपोर्ट प्रेजेंट ऐसी करी गई थी क्योंकि पूरी हाइप ही वही थी, मतलब ब्रॉडकास्टर्स ने भी पूरी कसर नहीं छोड़ी है कोई भी 300 का नाम वो नाम देने पे। तो यहाँ पे जब टॉस होता है तो नेचुरली आपको लगेगा कि जब ड्यू नहीं पड़ने वाली है, विकेट थोड़ी ड्राई है, तो मैं पहले बैटिंग करूँ। तो भाई पंत साहब टॉस जीतते हैं और वो बोलते हैं हम बॉलिंग करेंगे। अब वन सेकेंड आपको लगेगा बॉलिंग क्यों करी, तो मैं कहूँगा आप हमारा पिछले पॉडकास्ट जाकर देखिए। मैंने आपसे ये कहा था कि SRH चाहिए कि वो पहले बैटिंग करें और LSG चाहिए कि वो पहले बॉलिंग करें, और चाहे कंडीशंस कैसी भी हो ये डिसीजन होगा ही होगा। एग्जैक्टली वही हुआ क्योंकि LSG ने खुद ही कह दिया, पंत ने खुद ही कह दिया कि हमारी टीम ही ऐसी है कि हम लोग चेस करेंगे तो हमारा स्ट्रॉन्गर सूट जो है बैटिंग वो सेकंड इनिंग्स में आएगा, हम बेटर पॉइज्ड होंगे मैच जीतने को। बड़ा साफ साफ बोल दिया उसने। कमिंस ने जो है सेम टीम खिलाई हुई थी। अब LSG ने जो चेंज करा, ये भी हमने बात करी थी कैसे अगर आप 4 स्पिनर खिला रहे हो और चारों स्पिनर ऐसे हैं जिनकी बॉल टर्न होकर लेफ्टी के लिए अंदर आती है, अगर आप SRH के घर पे उनके अगेंस्ट ही 4 स्पिनर खिलाओगे तो आप तो सर्वाइव नहीं करने वाले। LSG ने इस बात का ध्यान दिया, शहबाज को हटाया वहां से। शहबाज की जगह अब देखो यहाँ पे 2 चेंजेस हुए हैं बेसिकली। शहबाज की जगह एक पेसर लिया है, वो आवेश को वापस लिया, बिग बूस्ट। सेकेंडली अब्दुल समाद को लिया वहाँ पे, और सिद्धार्थ जो पिछली बार लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, इम्पैक्ट प्लेयर, वो नहीं खेले थे। इसके चलते हुए क्या हुआ, इन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथन कर ली। नंबर 8 पे अब शार्दुल आ रहे थे एज अपोज टू नंबर 7 पे अगर शहबाज और शार्दुल होते तो यहाँ पे अब अब्दुल समाद और शार्दुल थे। तो बैटिंग पहले से स्ट्रेंथन हुई, बट एट द कॉस्ट ऑफ हैविंग जस्ट 5 बॉलर्स। ये मैं अब मानता हूँ, देखो अब मैच जीत गए, लेकिन डोंट अज्यूम कि ये आपको हमेशा पे ऑफ करने वाला है। आई थिंक अगेन एक ये फॉल्स पिक्चर ना मेरे किसी भी फैन को। यस LSG की बहुत तारीफ होगी, ऋषभ पंत की कप्तानी की तारीफ होगी कि भाई उन्होंने अगेंस्ट दी ऑड्स जाके इतनी बड़ी विन निकाल ली, बट एट द सेम टाइम प्लीज को LSG फैन इस डिल्यूजन में मत रहना कि ये जो सेम फॉर्मूला है आप रिपीट करते रहोगे। जैसे लोग कहते हैं ना विनिंग फॉर्मूला है, विनिंग टीम को आप चेंज मत करो, ये वैसा टाइप का फॉर्मूला नहीं है जिसपे आपको लगातार रिजल्ट्स निकलते रहेंगे। आज जेन्युइनली किस्मत अच्छी थी कि ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स का दिन अच्छा गया, वरना 2 बॉलर का भी दिन खराब होता ना तो फिर आप तीसरे बॉलर को ढूंढ रहे होते। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिचेल मार्श बीइंग द इम्पैक्ट सब? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था भाई अगर आपके पास ऑलरेडी 5 बॉलर्स हैं तो वुड यू नॉट वांट टू हैव वन एटलीस्ट वन? वो उसने काइंड ऑफ खुद ही मना कर दिया बॉलिंग करने से। अच्छा, ये करेगा ही नहीं, मतलब थोड़ा वो इंजरी इश्यूज भी रहे हैं उनके ऑफ लेट एज के साथ। ओके। एंड वो बायोमैकेनिक्स थोड़े उनके सेट बैठते नहीं है तो वो अवॉइड ही करते हैं बॉलिंग करना। फिर तो ठीक है। तो वो खुद ही खेल ही रहे हैं एज अ प्रॉपर बैटर, ओपनिंग भी कर रहे हैं इसीलिए। तो उनको काफी टाइम से हमने बॉलिंग करते नहीं देखा वैसे, तो थोड़ा मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम हो गया है। तो नॉट अ सरप्राइज फॉर मी, बट अल्टीमेटली आई वुड स्टिल से कि भाई आज भगवान का हाथ भी था और आपने मेहनत भी करी है पूरी, उसके पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन सिर्फ मेहनत से रिजल्ट नहीं आते, थोड़ा साथ भी चाहिए होता है डेस्टिनी का, वो आज था जनरली। सो कमिंग नाउ टू द गेम, फर्स्ट इनिंग्स की हम लोग बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 62 रन बनते हैं, 62 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन पावर प्ले। अब अनदर बिग पॉइंट जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था, लेकिन वंस अगेन आई बीन प्रूवन करेक्ट। हमने लास्ट IPL में ये चीज़ कही थी और हमने इस IPL के शुरू होने से पहले भी चीज़ कही थी। SRH ने अभी जो मैंने आगे के लिए कहा था, आज के मॉडर्न T20 गेम में जीतने के लिए अगर आपको एक एब्सोल्यूट अनबीटेबल टीम बनानी है, 2 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। इंटेंट होना, अग्रेसिव इंटेंट होना, और उसको सपोर्ट करने के लिए डेप्थ होना। SRH लास्ट ईयर जब भी बड़े मैचेस से नॉकआउट के क्यों हारी है? KKR से क्वालिफायर 1 में और फाइनल में वन साइडेड तरीके से क्यों हारी थी? क्योंकि जब आपका ये ऑल आउट इंटेंट होता है ना, आपने एक चीज तो दोनों में से एक जो एक फैक्टर था उसको तो एकदम आपने बेस्ट तरीके से कर लिया अभी, आपके आसपास भी कोई नहीं है।
पर जब आप इतना अग्रेसिव खेलोगे ना तो आपके इनएविटेबली ऐसे दिन आएंगे भाई, कोई भी बंदा दुनिया में पैदा नहीं होता 100% सक्सेस रेट देकर, सबको अप्स एंड डाउन देखने पड़ते हैं। तो अगर आप इतना रिस्क वाला गेम खेलोगे, हाई रिस्क हाई रिटर्न का गेम खेलोगे, तो रिस्क फैक्टर आपको कई बार आउट भी जल्दी कराएगा। हाँ। जब आप जल्दी आउट हो गए, जिस दिन आप जल्दी आउट होंगे, 2-3 विकेट जल्दी गिरेंगे, क्या उस दिन आपके टीम में 8-9 बैटर्स हैं जो कि वो पूरे बोर्ड को संभाल लेंगे कि हम सेम इंटेंट से कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना? बिकॉज 8-9 बैटर है, तो अगर हर बंदा दूसरे ओवर में भी आउट हो ही रहा है तो भी आप आराम से 20 ओवर तक खींच जाओगे। वो चीज़ एसआरएच के पास नहीं है। आपके टॉप 5 बैटर्स शायद क्या मतलब सबसे एक्सपोजर उन्हीं के पास है, बट उसके बाद से लाइनअप फॉल्टर होनी शुरू हो जाती है। अनिकेत ने प्रॉमिस दिखाया, शायद वो अकेले पॉजिटिव है इस मैच में, बट यू गेट द पॉइंट। पैट कमिंस को भी लोग कहेंगे भाई बैटिंग तो कर लेता है। जो चैंपियन टीम्स अभी चल रही है रिसेंट ईयर्स में, आप उनका नंबर 8 के बैटर देखिए। सीएसके में धोनी आते हैं, ठीक है, केकेआर में रमनदीप सिंह आए थे पिछले, प्रॉपर बैटर। मुंबई में इवन दो सक्सेसफुल नहीं रहे, बट आप उनकी डेप्थ देखो, नंबर 8 पे सैंटनर आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स राइट नाउ। उसके बाद नंबर 9 पे भी दीपक चहर आ रहे हैं भाई, और वो चाहे तो नंबर 10 पे कर्ण शर्मा को भी ला सकते हैं। 11 में से 10 बैटर है उनके पास अगर चाहे तो वो। तो यहाँ पे एसआरएच की कमी दिख जाती है। एंड एसआरएच को अब जो कंपैरिजन होगा ना वो इन्हीं टीम से होगा, बिकॉज एसआरएच इज राइट अप देयर। मतलब प्लस आई थिंक एसआरएच पे ज्यादा अप्लाई इसलिए भी होता है क्योंकि एसआरएच की इंटेंट जो है जिसकी वजह से वो फेमस है, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सप्लोजिविटी आप कहते हो ना। आपको क्या कोइंसिडेंस लगता है कि जो भी एसआरएच के पिछले 1-2 सालों में बड़ी लॉसेस आई हैं क्रूशियल मोमेंट्स पे, उसमें हमेशा उनके पावर प्ले में उनके ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं? तो और क्या रीजन है? हमेशा ऐसा क्यों होता है? आपको क्लियर पैटर्न दिख रहा है ना यहाँ पे? वो रीजन यही है कि आपका इंटेंट तो भाई सुबह अल्लाह एकदम बेस्ट है, लेकिन उसको बैक करने के लिए वो रिसोर्सेज नहीं है। यू हैव ओवर इन्वेस्टेड इन योर टॉप ऑर्डर। तो ठीक है, वो आई थिंक इनका इंटेंट इतना ज़्यादा बोल्ड है कि ये फिर भी जो दूसरी कमी है, दूसरा जो फैक्टर जिसकी कमी है इनकी टीम में, उसको काफ़ी हद तक नलिफाई कर देंगे। एंड आई वुड बी वेरी शॉक्ड अगर एसआरएच टॉप 4 में नहीं आती है, बिकॉज दिस टीम इज टू गुड। बट मेरा डर सिर्फ वही है, ऐसा हो सकता है क्या पता 14 में से, अब तो एक मैच हार गया, 14 में से 14 मैचेस जीत जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इतनी तगड़ी टीम है, और जब वो आता क्वालिफायर तब हार जाते हैं। मेरा लास्ट टाइम इनके साथ काफी हद तक वही हुआ था ना कि बुरा दिन आया तो क्वालिफायर के टाइम पे आया। यार क्वालिफायर 1 और फाइनल में देख के लग रहा था कहीं से कि ये टीम फाइनल में डिजर्व करती है, लग ही नहीं रहा था। और उससे पहले की देख लो। आई थिंक द पॉजिटिव दैट एसआरएच कैन आल्सो टेक अवे फ्रॉम दिस मैचेस कि चलो इनका बुरा दिन आना था वो जल्दी आ गया, शायद अब आगे जाके ना। एक पॉजिटिव लोग कह रहे हैं कि बुरे दिन पर भी 190 रन बना दिए। भाई ये है एक्चुअली में, क्या मानते हो तुम उस? मतलब देखो यार, हम लोग मुंबई इंडियंस की बात करी हमने, वो जल्दी आउट हो गए थे। हमने केकेआर की बात करी, वो भी जल्दी आउट हो गए थे, उनके 170 समथिंग बने थे। यहाँ पे इनके बने 190। आई थिंक थोड़ा सा रिडक्शनिस्ट आर्गुमेंट है। जैसे कॉन्टेक्स्ट ऐड करना जरूरी है। दो चीजें, 2 फैक्टर्स कंसिडर करनी चाहिए हम लोगों को, थोड़ी नुआंस और सब्सटेंस ऐड करते हैं आर्गुमेंट में, ठीक है? 190 बुरे दिन पे बन गए, ये इन प्रिंसिपल स्टेटमेंट डज नॉट मेक सेंस। 2 फैक्टर्स ऐड करने जरूरी हैं। 190 बने इन रिलेशन टू अदर टीम्स एंड किस नेचर ऑफ विकेट पे आप खेल रहे थे। तो क्या अगर एसआरएच 150 रन बनाती तो क्या हम ये नहीं कहते कि बुरा दिन था तब भी 150 बना दिए? बिल्कुल कहते अगर विकेट होती जहां पे सब लोग 100 रन पे ऑल आउट हो रहे होते तो। ओके, तो बाकी टीम्स के रिलेशन में आप कितना स्कोर कर रहे हो और किस पिच पे खेल रहे हो। तो यहां पर जो पिच थी, इट इज फार बेटर देन द रेस्ट ऑफ द विकेट्स, ठीक है? तो किसी और पिच पर अगर आप 170-180 बना रहे हो, वो शायद इट इज इक्विवेलेंट टू स्कोरिंग 190 हियर। मतलब जैसे ईडन गार्डन्स में केकेआर ने 170 बनाए थे। ईडन गार्डन्स की पिच भी अच्छी थी यार। ईडन गार्डन्स की पिच में बीच में तुम फिर भी देखो थोड़ी सी बॉल ग्रिप कर दी थी। जब लोग कहते हैं कि सुरेश कुगली क्या पड़ रही है, वो बीच में फेज आया था जब अंकुश रघुवंशी ने कहा था कि बीच में वो फास्ट बॉलर की कटर्स थोड़ी सी डबल पेस्ड हो रही है। यहाँ पे एक भी ओवर वैसा नहीं था। ओके, ठीक है? तो विकेट क्या, पिच का नेचर एंड बाकी टीम से आपकी परफॉर्मेंस का रिलेशन। तो क्या मैं वही कह रहा हूँ, अगर एक स्टिकी विकेट होती है उसमें एसआरएच 150 बनाती है और लोग कहते हैं बुरे दिन पे भी 150 बना दिए, तो क्या गलत स्टेटमेंट होती? नहीं, सही होती, क्योंकि बाकी टीम से उसमें से 100 ही बना पाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 190 का टैग देख के कह देना कि नहीं उनके बुरे दिन पे भी 190 बना दिए, वो बहुत ही रिडक्शनिस्ट आर्गुमेंट है। उसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करना जरूरी है। जिस पिच पे वो खेल रहे थे इट वाज दी बेस्ट पिच। तो 190 यार, अल्टीमेटली एलएसजी ने जो है 16 ओवर में चेस कर दिया, ठीक है? 240 वही बनाते, 250 बनाते बनाते, ठीक है? तो ये वैसी पिच थी, डिस्पाइट नॉट हैविंग ड्यू, तब ये हाल था। तो पिच बहुत ही तगड़ी थी, उसके हिसाब से आपने कायदे से 40 रन कम से कम मेरे हिसाब से तो
40-45 रन अपने अंडर स्कोर करें। तो डू यू थिंक इस पिच के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है फ्लॉड है? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि आई स्टिल बिलीव कि SRH बाकी टीम से ओवर स्कोर ही करती है। देयर इज अ रीजन व्हाई ऑल टाइम टॉप 5 स्कोर्स में से 4 SRH के हैं। अब बार बार SRH की ही क्यों बातें होती है 300 की और किसी टीम की क्यों नहीं होती? क्योंकि SRH में वो है करने का। तो 1 सेकेंड, वही मैं कह रहा हूँ कि सच भी है लेकिन थोड़ा नुआंस भी है इसमें। वो इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू, बट हाँ SRH वो वैल्यू होल्ड करती है जरूर। कमिंग नाउ टू द गेम, एक्चुअली में पहले पापड़े में जैसे मैंने कहा 62 रन बनते हैं, 2 विकेट गिर जाते हैं। आई थिंक इट वाज टॉप स्टफ फ्रॉम LSG। जो बॉलिंग उन्होंने करके दिखाई है, 2 टाइप के बड़े पर्टिकुलर मैं प्लान देख रहा था वहां पे। एक तो था फॉर द फास्ट बॉलर्स, शार्दुल एंड आवेश को मोर पर्टिकुलरली, स्टंप्स पे बॉलिंग करनी है, बोल इट एज क्विकली एज यू कैन। अपने फास्टर डिलीवरीज जो है ना वो अब हम स्टंप्स पे लैंड करेंगे। सेकेंडली जो वेरिएशंस हैं वो हम लोग, जो मैंने अभी KKR के मैच की बात करी, वो ऑस्टम की वाइड की लाइन की जितना पास हो सकता है उतना फेंकेंगे। कटर्स यूज करेंगे या तो एकदम फुल लेंथ पे, एकदम अगर स्लॉट पे देना है तो वो एकदम वाइड लाइन के पास होगी एकदम फुल लेंथ पे। उसको मैंने बचाने के लिए अब क्या कर लिया है, थर्ड मैन जो है वो सर्कल के अंदर ले लिया है, ताकि अगर एक अंडर एज लगेगा भी तो वहां पे चौका रोकने के लिए बंदा खड़ा हुआ है, सिंगल भी रोकने के लिए बंदा खड़ा हुआ है। और एक डीप बैकवर्ड पॉइंट ले रखा है मैंने। बाय चांस अगर वो स्लैश लग जाता है और बॉल हवा में जाती है छक्के के लिए, फील्डर मैंने बाउंड्री पे रखा हुआ है। डीप पॉइंट नहीं है, डीप बैकवर्ड पॉइंट है, फर्क समझो। डीप पॉइंट होता है जो कि एकदम विकेट के सीध में होता है, बैकवर्ड पॉइंट थोड़ा पीछे होता है। तो थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में काइंड ऑफ आप कह रहे हो एक बंदा खड़ा हुआ है वहां पर। बड़े टाइट एंगल्स पे बॉलिंग करी इन लोगों ने। तो उसके चलते दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट शॉट। स्टीयर कर रहे हो बॉल को, आप स्लैश कर रहे हो बैठे बैठे बैकफुट पे, तो उसके लिए वो एक बंदा सर्कल के अंदर भी था और एक पीछे भी ले रखा था। तो प्रिपरेशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये लोग सोच क्या थे। आज LSG के बॉलिंग का जो एग्जीक्यूशन रहा है ना वो टॉप नॉच था ही, बट उसके पीछे की जो प्रिपरेशन करी गई उसकी तारीफ करना बनता है। मतलब बॉलर्स जैसे हम लोग राइटफुली शार्दुल ठाकुर की बात कर रहे हैं जिनने 4 विकेट लिए अल्टीमेटली पर्पल कैप विनर इस टाइम भाई किसने सोचा था? पता है उसको अनसोल्ड की चांस पड़ रही थी। हाँ पता है मुझे, या वो बंदा ऑक्शन में अनसोल्ड गया और आती पहले 2 मैच के बाद 6 विकेट ले गया। गजब रिडेम्पशन रहा है भाई साहब उसका। एट द सेम टाइम बट फिर ऋषभ पंत की भी तारीफ होगी जिस तरीके की उन्होंने फील्ड सेट करी है। फील्ड सेट करी अभी हमने पूरा ब्रेक डाउन करा। सेकेंडली आप अगर देखो तो यार मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, ऋषभ पंत को इतनी बार मैंने देखा। चलो अभी मैं बातें करता हूँ, मैं मोमेंट्स आपको बताता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होते हैं। ट्रैविस हेड का कैच छूटता है, पूरन ने लड्डू कैच छोड़ दिया था और बीच में एक कॉटन बोल्ट का भी चांस छूटा था, पर वो डिफिकल्ट था थोड़ा बिश्नोई पे। वो बहुत डिफिकल्ट कैच था, वो फंसता ही है सिर्फ। दिग्वेश और बिश्नोई ने जो पावर प्ले में बॉलिंग करी 1 सेकंड एग्जाम्पलरी थी भाई। मजा आ गया देख के जो बॉलिंग करके दिखाई इन लोगों ने। एकदम स्लॉट में बॉल नहीं दी, पीछे लेंस को होल्ड करके रखा हुआ था। दिग्वेश का तुम नोटिस करो, ही इज अ टॉल गाय, ठीक है। एक्चुअली में हाइट कितनी मुझे पता नहीं, लेकिन उनका जो हाई आर्म एक्शन भी है ना, तो वो एक अपीयरेंस आती है। बॉल का रिलीज पॉइंट काफी हाई है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो हमारे 6-2 के आसपास होंगे। तो जो उनका रिलीज पॉइंट है, नेचुरली जितना आपका हाई रिलीज पॉइंट होगा उतना आपको बाउंस मिलेगा। ये तो कॉमन ऊपर से आ रही है, ऊपर कॉमन प्लेस, कॉमन नोन नॉलेज है ये। अब ऐसे में क्या है, रेड सॉइल की वो पिच है तो बाउंस वैसे भी ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे ना आप क्या कर रहे हो, बॉल की लेंथ थोड़ी पीछे खींच रहे हो ताकि आपको बाउंस अच्छा मिलेगा आपकी हाइट की वजह से। और फिर बैटर को बैकफुट पे वेट कर ही उस एक्स्ट्रा बाउंस को टैकल करके अगर छक्का मारना बड़ा मुश्किल है। बॉल अगर शीशे की तरह सीधी सीधी आ रही हो तो आप बैकफुट पे वेट करके भी छक्का मार दोगे। और तो ट्रैविस हेड ने फिर भी छक्के मारे बैकफुट पे स्पिनर्स को। मुझे याद है दिग्वेश को एक बैकफुट पे खड़े खड़े उसने छक्का मारा कवर्स के ऊपर से। तो वो उस बंदे का वाइल्ड फॉर्म चल रहा है। बट दे वर प्रिपेयरिंग रेडी वेल कि मैं अपने हाइट का यूज करते हुए अपने एक्स्ट्रा बाउंस का यूज करूं, फोर्स करूं इनको कि बैकफुट पे आप जितने आप शॉट मार सकते हो मारो। कितने लॉफ्टेड शॉट मार लोगे बैकफुट पे, कितनी बार सक्सेसफुल हो गए। एक बार पावर प्ले खत्म हो गया फिर तो वैसे ही फील्डर डीप पर है। बैकफुट से पावर जनरेट करना मुश्किल है ना ज़्यादा। तो ये देखो क्लेवर सेटअप्स होते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हो। ये मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। इसमें आप ट्रैविस हेड वंस अगेन लक पे खेल रहे थे, बट दैट इज दिस गेम। आई थिंक ट्रैविस हेड भाई एक्सेप्शन है। वो बंदा मतलब जितना भी कर ले वो 9 out of 10 टाइम्स मतलब पिछले कुछ साल में वो करके दे रहा है भाई। मतलब टाइम था जब नहीं कर रहा था, बट पिछले कुछ साल में तो कर ही रहा है। 2 साल तो अनरियल गए। कुछ ज्यादा सबसे बड़ा बोली रहा है वो पिच पे। मतलब आई थिंक पीपल कैन आर्ग्यू दैट ही हैज बीन द बेस्ट बैटर पिछले 2 साल में। एंड मतलब हर फॉर्मेट पर रन मारता है। हाँ, जैसा टाइप के क्लच सिचुएशंस में रन मारता है। क्लच तो मुझे लगता है कोई आसपास भी नहीं है। कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहा है भाई इस टाइम। काफी अच्छा कर रहा है। हम लोग अगले फेज में देखते हैं, ये मेरे ख्याल से गेम चेंजिंग फेज। व्हाट अबाउट किशन्स गोल्डन डक?
फ्रीकिश विकेट था, वंस इन अ ब्लू मून। जिस तरीके से वो आउट हुए थे डाउन द लेग साइड, आपने यू कनेक्टेड द बॉल वेल इनफ कि आप जो है विकेट कीपर को एक एज का कैच दे दो, बट नॉट गुड इनफ कि आप इतनी थिक एज मारो कि वो मिस होकर चौका हो जाए। एंड उसमें कुछ सेटअप नहीं था, डाउन द लेग साइड बॉल थी, एंड एक फ्रीकिश विकेट था। मतलब वो लक की बात होती है, एक दिन लक चलता है, आपका 100 मारते हो, एक दिन नहीं चलता। ये मैंने बहुत बैटर के साथ होता देखा, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है। एक मैच आप 100 मारते हो, अगले मैच आप 1-2 रन पे आउट हो जाते हो। इट्स नथिंग न्यू, तो वो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। अगले 4 ओवर में 6 से 10 के बीच में सिर्फ 34 रन आते, ये एक गेम डिफाइनिंग, मोमेंटम डिफाइनिंग फेज था मेरे हिसाब से, क्योंकि बाय द 10th ओवर सिर्फ 96 रन थे और विकेट हालांकि 3 ही गिरे थे। अब देखो प्रॉब्लम यही है, आपके पास 7 विकेट है हाथ में, लेकिन ऑलरेडी ये लग रहा है कि एसआरएच थोड़ा सा डगमगा रही है। क्यों? क्योंकि भाई डेप्थ नहीं है बैटिंग में। नंबर 6 और नंबर 7 पर भी जो बैटर आ रहे हैं वो प्रूवन नहीं है अभी। तो वो ना उनका टॉप 3 जैसी आउट होते हैं, वो थोड़ा सा एसआरएच के ऊपर हेजिटेंसी दिखती है। आई थिंक ये है, मतलब जेन्युइनली मैंने इस मैच से पहले उतना रियलाइज नहीं करा था, क्योंकि ये तुम लास्ट ईयर देखो ना यार, हमेशा रहे। मतलब जैसी लास्ट ईयर तो और भी ज्यादा, क्योंकि वो राहुल त्रिपाठी आ रहे थे नंबर 3 पे। हाँ, इस बार तो ईशान किशन जैसे आउट होता है, उसका लगता है भाई इसके दिया रेड्डी है और क्लासन है, अगर इनमें से कोई एक नहीं चला तो फिर तो खत्म है टीम। मतलब कोई भी एक आउट होगा तो एक एंड से फिर वो नए बैटर खत्म हो जाएगा, दैट आर नॉट दैट एक्सपीरियंस। तो वो थोड़ा सा ना डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी टॉप हैवी, वो हमें देखने को बहुत मिलता है यहाँ पे। अब जिस तरीके से प्रिंस ने आउट करा, भाई प्रिंस इज अनदर फाइंड ऑफ द गेम इस वाले मैच के लिए। प्रिंस का पिछले मैच में बहुत पिटाई हुई थी, ठीक है। इस मैच में ही शोड अ बिट ऑफ गट्स। ट्रैविस हेड को एकदम फुल लेंथ डिलीवरी करी थी छक्के वाली, ठीक है। वही ये लक की बात होती है, ट्रैविस हेड की वो बॉल कनेक्ट नहीं हुई। अक्रॉस द लाइन खेलने जा रहे थे, खड़े खड़े अंडर द बैट जाती है बॉल, बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद से प्रिंस ने जो बॉलिंग करी है भाई, इतना फर्स्ट आईपीएल विकेट है बंदे का, कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर गया है भाई। नीतीश कुमार रेड्डी को उसने इरिटेट करा है पूरे मैच में। अगर आप नोटिस करो, नीतीश कुमार रेड्डी ने जब स्टार्ट करी थी इनिंग्स, उनकी स्ट्राइक रेट 150 के आसपास थी। एंड जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस हुआ है, उनकी स्ट्राइक रेट गिरती गई है, उल्टा बढ़नी चाहिए थी, गिरी क्यों है? ये एक बड़ा अच्छा कमेंट दिया था कमेंट्री के टाइम पर भी किसी ने, आई डोंट रिमेंबर द नेम। कहते हैं कि जब नीतीश रेड्डी आए थे तब ही वाज फ्लोइंग, बैट को फ्लो होने दे रहे थे, अपना नेचुरल जो सर्कमस्टांस है उसके हिसाब से खेल रहे थे। देन ही स्टार्टेड पुटिंग हिज ओन विल कि अब मैं कॉन्शियसली हथौड़ा मारना चालू करता हूँ। और जब आप वो ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे होते हो ना, तब बैट पे बॉल आती नहीं है। ये चीज़ रियलाइज़ करी प्रिंस ने, और उसके बाद से तुम देखो उनकी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बॉल्स जो हैं वो कटर्स थी, टेकिंग द पेस ऑफ द बॉल। डेविड मिलर उस टाइम पे वो माइक पर थे, जो वो कमेंट्री से कनेक्टेड होते हैं, कोई प्लेयर बीच में होता है ना 1-2 ओवर के लिए। उन्होंने कहा था कि हमारा ये प्लान है कि हम चाहते हैं हम कुछ ना कुछ अलग हर बॉल पे करते रहें, चाहे क्रॉस सीम बॉल डाल दें, चाहे कटर डाल दें, चाहे कुछ डाल दें। हमें पता अगर हमने 4-5 बॉलें लगातार सेम तरीके से फेंकी तो ये हमारे पीछे पड़ने वाले हैं। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। शार्दुल का तुमने स्टेटमेंट देखा था, क्या बोला उसने? कहता कि आई न्यू अभिषेक एंड ट्रैविस हेड will take their chances in this game, so I decided to take my chances against them. इसका क्या मतलब है भाई? क्या कोल्ड स्टेटमेंट है भाई साहब। शायद लॉर्ड है भाई, लॉर्ड फॉर अ रीजन है, वो तो है ही। वंस अगेन अपार्ट फ्रॉम प्रिंस, दिग्वेश ने वंस अगेन बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा, काफ़ी अच्छा यूज़ करा। थोड़ी सी एक्यूरेसी और बढ़ेगी तो हमें इकोनॉमी भी कम होती दिखेगी। आई थिंक अभी भी स्कोप तो है बहुत इंप्रूवमेंट का, बहुत रॉ है अभी वो, लेकिन प्रॉमिसिंग ज़रूर लग रहे थे। आखिरी के 5 ओवर में अगर हम लोग बात करें, इनफैक्ट पहले नेक्स्ट जो अभी हम लोग बीच के 5 ओवर की बात करते हैं, सिर्फ 47 रन आते हैं। अब सिर्फ 47 रन आप कहोगे ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर है, लेकिन जो पिच है और जो टीम है उसके हिसाब से आप देखो, इट इज नॉट गुड एट ऑल। तो बहुत कम रन यहाँ पे आते हैं। वो क्लासन का बड़ा फ्रीकिश एक रन आउट हो जाता है। फ्रीकिश चीजें हुई है इस मैच में। ये तो मतलब वही है ना कि लक हम लोग कहते हैं, हाँ, कि लक भी इंपॉर्टेंट होता है जीत में। अल्टीमेटली आप रेड्डी को आउट करने चाह रहे थे और आपको क्लासन का विकेट मिल गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट मिल गया। ही वाज प्लेइंग बेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी अल्टीमेटली आउट होते हैं। अच्छा, उस में नोटिस करना, आई थिंक बिश्नोई ने आउट करा था। बिश्नोई ने करा। अब देखो ये भी कैसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। बिश्नोई ने उनको आउट करा, उसके बाद जब अनिकेत आए थे, अनिकेत ने आती 2 छक्के लगाए थे, उनको याद है? उसी ओवर में लगाए, उसी ओवर में लगाए थे 2 छक्के। बिश्नोई ने वो दोनों बॉलें फ्लाइट करके ओवर पिच फेंकी थी, स्लॉट में फेंकी थी, ठीक है। अब मैंने सुना कमेंटेटर को बोलते हुए ग्रीडी हो गए भाई। ग्रीडी के सेंस में हो गए, लटका के फेंक रहे हैं ताकि लालच में बैटर शॉट मारेगा और एज लेगा और कैच आउट हो जाएगा। विकेट लेने के लिए ग्रीडी हो गए बॉलर। अब मेरे दिमाग में तब एकदम से काउंटर इंटूटिव थॉट आया, अगर ये विकेट मिल गया होता तो आप कहते अग्रेसिव बॉलर है, कि लटका रहे हैं अभी भी विकेट के लिए जा रहे हैं। और एग्जैक्टली वही इयान बिशप ने 2 सेकंड बाद वो बात बोली
कि आई थिंक वो विकेट टेकिंग जो बॉलर होता है ना उनके दिमाग में हमेशा एक विकेट टेकिंग वाला होता है, एक अर्ज होती है। तो वन सेकंड देखो आप नैरेटिव कैसे बनते हैं कि अगर वो विकेट आ जाता तो लोग कहते हैं कितने अग्रेसिव बॉलर है, विकेट नहीं आया तो कह रहे हैं हम ग्रीडी हो गए। अब वही है ना क्रिकेट में, देखो क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट में यू ऑलवेज लुक एट व्हाट कुड हैव हैपेंड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। दोनों के पीछे का जो आपने प्रोसेस डाला है वो शायद सेम ही है। आउटकम के चलते हुए आपको एक अच्छा बंदा या बुरा बंदा बोल दिया। सबसे ज्यादा फेमस उसका वही है 23 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को शॉट लग जाता तो कहते हैं भाई क्या एग्रेसिव इंटेंट है, और आउट हो गए तो आप कह रहे थे भाई 10 रन आ गए थे रोहित भाई। वही ना, तो कभी भी कोई भी एनालिसिस आप देखो ना या कोई भी करे तो हमेशा ये समझो कि इट कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट बिकॉज यू विल नेवर नो व्हाट वाज सपोज्ड टू हैपन। वो बॉलर या बैटर ही बता सकता है कि मैं क्या करना चाह रहा था, एंड क्या वो एक्चुअली फिर वो कर भी पाए। कई बार गलती में विकेट भी मिल जाता है। शार्दुल ठाकुर को जो विकेट मिला है ईशान किशन का, क्या उन्होंने जानबूझ के बॉल डाल दी डाउन द लेग साइड? नहीं, फिर मिल गया विकेट। ऐसी बातें होती हैं। आखिरी के 5 ओवर में भी सिर्फ 47 रन आते हैं भाई, 10 रन पर ओवर भी नहीं आ पाए और 190 फॉर 9 पे फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो कमिंस ने भी आती 3 छक्के लगाए थे, फालतू की स्टॉट में बॉलिंग करी थी वो, मुझे लगता है फुल टॉस फेंक दी तो कुड हैव इजीली स्टॉप्ड दोज रन्स, बट अल्टीमेटली इनको हार्म नहीं हुआ। मुझे कमिंस का बस यही लगा था भाई कि उस टाइम पे कमिंस से मतलब बैट के साथ क्लच है भाई, बहुत क्लच। कमिंस ना कुछ करता है बैट के साथ। 3 छक्के आते लगाए थे। मुझे बस ये लग रहा था भाई उस टाइम पे 2-3 ओवर बचे थे एंड ही वाज द ओनली एक्सपीरियंस बैटर देयर, क्योंकि उसके बाद नीचे हर्षल पटेल वगैरह अनिकेत आउट हो गए थे, फिर 2 छक्के मारे थे एक ओवर में, फिर आउट हो गए। अभिनंदन और भी जल्दी आउट हो गए थे। आई थिंक अनिकेत इज अ वेरी बिग पॉजिटिव यहाँ पे, उसने 36 समथिंग 13 समथिंग बॉल्स में लगाया। अच्छा, अनिकेत जिस तरीके से आउट हुए इट इज आल्सो वेरी टेलिंग ऑफ द गेम प्लान ऑफ एसआरएच। हाँ, अनिकेत जब आउट होते उसके बाद भी आपके 20 से ज्यादा बॉलें बची हुई थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 ओवर बचे हुए थे, तब अनिकेत आउट होकर आखिरी के सिर्फ टेल बची हुई थी। तब अनिकेत, अगर आप एक्चुअली आर्गुमेंट बना सकते हैं कि ही शुड हैव प्लेड मोर रिस्पॉन्सिबली, अगर एंड तक खेलते तो शायद यहाँ पे 30 रन एक्स्ट्रा होते हैं। बट अनिकेत ने चूज करा, उसी ओवर में 2 छक्के मार दिए थे, फिर भी 30 छक्के के लिए गए। ये अनिकेत की प्रॉब्लम नहीं है, ये एसआरएच की आइडेंटिटी है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ये तभी ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कमेंट्स के थ्रू जा रहा था, एक बार ऐसी रिवाइज करते हुए, तब किसी ने लिखा था हमारी लाइव स्ट्रीम पे, कमेंट डाला था कि भाई यही एक और लॉस आ गई और एसआरएच डगमगा जाएगी, ये इंटेंट वाला करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तभी मुझे लगता है भाई कि एसआरएच ये काम नहीं करने वाली, पूरी आइडेंटिटी बेस्ड ही इस चीज पे। मुझे एसआरएच की रिस्पेक्ट ही इसलिए कि वो अपना रिजल्ट के चक्कर में अपना प्रोसेस को चेंज नहीं करेंगे। तो वो है भाई, चाहे ऑल आउट हो जाएंगे लेकिन हमें मार के ही खेलना है, चाहे 16 ओवर में ऑल आउट हो जाए। वही उन्होंने रिस्क करा आज, हाँ आज रन नहीं बने, ये चेंज नहीं करेंगे, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक। शार्दुल ठाकुर अल्टीमेटली भाई 4 विकेट लेते हैं 14 रन देके, अनरियल भाई। प्रिंस की भी इकोनॉमी 7.25 की थी भाई साहब। प्रिंस को तो मैंने बताया ना पूरा टैक्टिकली बहुत अच्छा, क्या बढ़िया उन्होंने यूज करा है अपने स्किल्स का। सेकंड इनिंग्स में चलते हैं, ठीक है। पावर प्ले में आई थिंक गेम खत्म हो गया था, 77 रन आते हैं, माकरम वंस अगेन जल्दी आउट हो जाते हैं। आई थिंक क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर, अब क्वेश्चन आएंगे माकरम पे कि क्या करना चाहिए। काफी लोग कह रहे हैं भाई इट इज फाइनली टाइम फॉर पंत टू ओपन द इनिंग्स। कुड वेरी वेल बी ट्रू, एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ही मिल जाएगा, एंड पंत भी बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, उनको शायद पावर प्ले में बेटर एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, वो फील्ड अंदर होगी, थोड़ी इजी रन्स मिलेंगे, रिदम में आ जाएंगे। एट द सेम टाइम लोगों ने पैट कमिंस की कप्तानी पे थोड़ा क्वेश्चन उठाया, आई थिंक बहुत टाइम हो गया जब लोगों ने फाइनली कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठाया उनकी कप्तानी पे, कि भाई आपके पास ऑलरेडी इतना कम टारगेट है, 190 आपने बनाया है, वो आपको डिफेंड करना है ना, यू आर स्टार्टिंग द बॉलिंग विद अभिषेक शर्मा। यार मुझे लगता है कि ये भी देखने का नजरिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया, मैं तो नहीं कर रहा था अभिषेक शर्मा से स्टार्ट, बट आई थिंक दैट इज द वाओ फैक्टर दैट ही वाज लुकिंग फॉर कमिंस, कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मैं एक ऐसे बॉलर को लेके आऊंगा जिसमें आप टेम्प्ट हो गया अटैक करने के लिए और शायद इसीलिए आप विकेट भी थ्रो करोगे। आई थिंक ये फिलॉसफी रही होगी टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसे में यू यूजुअली वांट टू ट्रस्ट योर ट्रस्टेड विकेट टेकर्स, वो आपने नहीं करा, तो आप क्वेश्चन जरूर कर सकते हो, बट आई थिंक जो इंटेंशन था उसके पीछे का, दैट मे नॉट नेसेसरली बी अ वेरी डिफेंसिव वन। आई थिंक वही है ना, यहाँ पे भी वही बात आती है कि उन्हें शायद पता ही होगा कि भाई अगर हमने, चलो हम लोग एक सेफ ऑप्शन के साथ गए भी तो भी अल्टीमेटली चेस तो कर ही देंगे, इतना बड़ा टारगेट है नहीं है। जैसे हमने 23 वर्ल्ड कप में कहा था कि शामी को इन्हें स्टार्टिंग में बॉलिंग करा दी, ऑल्दो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सर्कमस्टेंसेस अलग थे, करेक्ट, बट यहाँ पे भी अभिषेक शर्मा से स्टार्ट कराना एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ थी, एंड वही आउट ऑफ द बॉक्स एग्रेसिव आई डोंट नो, बट हाँ मुझे था कि जो सेकंड ओवर दिया वो थोड़ा फिर उल्टा पड़ा है। सेकंड ओवर में पूरन ने फिर डिसमेंटल कर दिया, नहीं थी, तो वो था। सिमरजीत की पिटाई हुई है इस मैच में, तो भाई ठीक ठाक पिटाई हुई है उसकी भी। शमी को बीच में जो है बहुत तोड़ा गया था, तो मतलब था जिस तरीके से यार पूरन ने बैटिंग करी है, ही डिड नॉट लीव एनीवन।
मतलब इज इट फेयर टू से दैट ही इज राइट नाउ द बेस्ट T20 बैटर? यार तुम देखो, ट्रैविस हेड अक्रॉस द लाइन खेलते हुए प्रिंस पे आउट हुए थे, वैसी सेम काइंड ऑफ डिलीवरीज पे सिमरजीत को पूरन ने 2-2 डीप पे मिड विकेट के छक्के लगाए अक्रॉस द लाइन खेलते हुए, बैट के बीच में से गई है बॉल। वो जो हिटिंग कर रहे हैं ना भाई, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ टू से कि कोई बेटर है उनसे इस वक्त T20s में ना। हाँ जेन्युइनली जिस टाइप क्लासन है, लेकिन क्लासन का भी ऑफ लेट अभी जो अभी 2 मैच में देखा फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है। पहले मैच में तो हालांकि अच्छा खेल रहे थे वैसे यार वो, बट है मतलब वेरी क्लोज, बहुत क्लोज है। ऑरेंज कैप इस टाइम पे उनके पास है भाई साहब, पिछले सीजन में बड़े अच्छा खेले थे, तो है ऑरेंज कैप ले सकते हैं भाई इस साल, अंडररेटेड शॉट होंगे। खैर हम लोग मिडिल फेज में जाते हैं, 6 से 10 ओवर के बीच में 52 रन आते हैं, दैट्स 13 रन एवरी ओवर। जब रिक्वायर्ड 100 आपकी 10 से नीचे की थी तब ये हाल है आपका। तो आई थिंक आज एसआरएच को अपना ही ट्रीटमेंट मिला है। 129 रन आते हैं अल्टीमेटली 10 ओवर के बाद, 2 विकेट गिरते हैं, पूरा आउट हो जाते हैं कमेंस पे। आई थिंक 100 बननी चाहिए थी उनकी, आज तो बनता था। मतलब 26 बॉल पे 70 मार दिए भाई। हाँ आराम से मार दिए थे। मेरे हिसाब से वही है भाई, मतलब T20s में इट्स नॉट अ 100s गेम एनी मोर, मतलब कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता आप 100 मार रहे हो नहीं मार रहे हो, ऑब्वियसली वो वाव फैक्टर होता है, बट आई थिंक T20s में डेफिनेटली जो डेफिनेशन है ना एक माइलस्टोन्स की, वो खत्म हो गई है। कमिंस ने देन ही आल्सो गेट्स मिचेल मार्श, हिज फेलो कंट्रीमैन, एंड मिचेल मार्श की भी तारीफ करनी पड़ेगी भाई, बंदा चल रहा है भाई अभी तक। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना अच्छा चलेगा, पर वो आगे 50-50 मारे जा रहा है। पता है एक्चुअली मुझे लगता है मिचेल मार्श का चलना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि एलएसजी का अभी इस वक्त 2-3 बंदे ही फायर कर रहे हैं, वो भी करने बंद हो जाएंगे ना। हाँ मतलब हमने एसआरएच के लिए बोला कि इनके पास टॉप 5 है इस टाइम पे। अगर आप जेन्युइनली देखो एलएसजी के पास कौन है भाई, ऊपर के 2 ही तो हैं, ऊपर के चलो 3 ले लेते हैं, ऊपर के 3 ही चल रहे हैं, उसके अलावा और कोई है नहीं इनके पास। उसमें से भी एक माकरम नहीं चल रहा। हाँ माकरम नहीं चल रहा, पंत को अभी चलना पड़ेगा, एंड मिलर का आई एम स्टिल अ बिट डूबियस कि कितना चलेगा। अब्दुल समाद इज अ पॉजिटिव इस मैच में यार, आई विल वेट फॉर द सीजन। हाँ, वो हमने बहुत बार देखा कि 1-2 फ्लैशेस देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पे इतना कुछ प्रेशर था ही नहीं भाई। भाई मुझे आई हैव अ वेरी डिसअपॉइंटिंग इशू विद बदोनी। हाँ बदोनी यार, मतलब कब देखने को मिलेगा यार वो बंदा रिटेन हुआ है। विद ऑल डू रिस्पेक्ट, जो स्टेटमेंट्स दी थी संजीव गोयनका ने, यार बदोनी की स्ट्राइक रेट कोई बहुत इंप्रेसिव रही नहीं आईपीएल में। राहुल पे इतने शॉट्स ले लिए, बदोनी का आपने देखा नहीं बिल्कुल। एंड बदोनी जिस नंबर पे खेल रहा है ना, वहां पे आपको एक्सप्लोसिव फिनिशर्स चाहिए होते हैं, तो वहां पे आप एंकरिंग वाली स्ट्राइक रेट लेकर आप ऑलरेडी बहुत बड़े वो लाइबिलिटी वाला फैक्टर लेके आ रहे हो। प्लस मतलब वैसे ही भाई, मतलब वो बंदा दिल्ली को कप्तान भी करता है रणजी में, तो मतलब ही हैज दैट मेंटल आल्सो, तो उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंसेस इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। डीपे ने तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी करी थी उन्होंने। अच्छा, 1-2 बड़ी तगड़ी इनिंग भी खेली थी, लेकिन वही बात है कि आईपीएल बिग स्टेज पे फॉरेन टैलेंट के सामने हमको क्या हो जाता है। ये अब हो गए भाई, अब 2-3 साल हो गए हैं, तो कब आएगा भाई वो। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप अगर इस तरीके से खेलते रहोगे तो आपको रिटेन करा जाएगा। आपके ऊपर बहुत बड़ा बेट लिया गया रिटेन करके। केएल राहुल को रिटेन नहीं करा, बहुत बड़ी कॉल होती है ये, और आपको एज अ फिनिशर रिटेन करा गया। अगर बदोनी नंबर 3 पे खेल लो तो नंबर 4 पे खेल लो तो मैं कहता फिर भी चलो उनका गेम प्ले थोड़ा बहुत सूट करता है, बट एज अ फिनिशर इनिशियली लगता था कि कभी कभी ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर भी आते थे कि अभी वो जगह बना रहे हैं टीम में तो नीचे खेल रहे हैं, जैसे गिल पहले नीचे खेले करते थे केकेआर में, बट अब तो मतलब ही इज बीइंग रिटेन्ड इन अ मेगा ऑक्शन साइकिल एज अ सर्टिफाइड फिनिशर इन द टीम। आप ऐसा कर रहे हो यार, मतलब अनएक्सेप्टेबल लगा मुझे। अल्टीमेटली 15-16 ओवर में गेम खत्म हो जाता है, देयर वाज नो फाइट लेफ्ट। काफी कन्विंसिंग विन थी भाई, मतलब टू सम दिस अप, एसआरएच के घर में जाके उनके ही स्टाइल में उनको ह्यूमिलेट करा है एकदम अगेंस्ट द ऑड्स भाई। आई थिंक संजीव गोयनका जी बहुत खुश होंगे जिस तरीके से उन्होंने पंत को हक करा था। देख के लग भी रहा था भाई बहुत ज्यादा खुश है वो इस पूरी विन से। प्लस वही है ना भाई, इस पूरे गेम के पीछे नैरेटिव इतना बड़ा इसलिए था क्योंकि एलएसजी के अराउंड जितनी भी कंट्रोवर्सी है इट ऑल स्टार्टेड अगेंस्ट एसआरएच। एग्जैक्टली, जब बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं दे पाई थी लास्ट सीजन वो, और फिर संजीव गोयनका जी ने अपनी भड़ास केएल राहुल पे निकाल दी थी सबके सामने। फाइनली हमें देखने को मिला कि एलएसजी ने वो रिवेंज लिया अपना, और जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिला है एसआरएच को, मतलब वो कहते हैं ना एकदम टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन वाली चीज हुई थी यहाँ पे। जिस तरीके से पूरन ने पिटाई करी वो एकदम वैसी थी जैसे एसआरएच पिटाई करती है। पर इट्स गुड ना, जल्दी मिल गया ये। अर्ली इन द सीजन इट इज ऑलवेज गुड ऐसा हो जाए तो। आई थिंक 2 जो हमने केकेआर के लिए मीम था 2 इजी पॉइंट्स अगेंस्ट आरसीबी, एसआरएच को भी सेम फीलिंग लग रही होगी आज। हाँ, एंड जो 2 इजी पॉइंट्स एलएसजी ने गवाए थे डीसी के अगेंस्ट, जब उन्होंने पावर प्ले में इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया था बॉलिंग के वक्त, आई थिंक उन्होंने यहाँ पे अपना को रिडीम करा। एट द सेम टाइम एलएसजी पे आई वुड स्टिल से भाई कि देयर आर जेन्युइन कंसर्न्स ओवर देयर टेम्पलेट,
ये चीज़ इस बार पुल ऑफ हो गई क्योंकि आपके 5 बॉलर ने परफॉर्म कर दिया। अगर वो नहीं करते तो मतलब यू डोंट हैव एनीवन एल्स। इनकेस और कोई पार्ट टाइमर भी है स्क्वाड में, मतलब मार्श कह सक, हाँ मार्करम है, यस यस यस, हाँ ठीक है चाहो तो या, पर वही बात है कि मतलब कितना। तो पंत के ऊपर भी है भाई, बैटिंग का थोड़ा देखना पड़ेगा। आज तो ऐसे लगा था नो बॉल है, लेकिन भाई अब तो कोई स्कोप ही नहीं है लड़का। अब तो उन्होंने पूरा नाप के बैठे हुए हैं भाई हॉकी से। अब तो कुछ आप डिबेट कर ही नहीं सकते कंट्रोवर्शियल कुछ। वो विराट कोहली और हर्षित राणा का थोड़ा बहुत जबरदस्ती का हो गया था, वो विराट कोहली कर सकते हैं। विराट कोहली अभी भी विराट कोहली कर देंगे भाई। कुछ देखने को मिला तो विराट कोहली चढ़ जाएगा। अभी एक हुआ तो चिल्लाएगा अंपायर के ऊपर, बट और किसी की बस की नहीं है ये सब करना। तो आई थिंक है यार, थोड़े सवाल हैं। एक वो बड़ा अच्छा शॉट मारा था अक्रॉस द लाइन झुककर, पेसर पे छक्का मारा था, बट है अभी करना पड़ेगा। मे बी ओपनिंग कुड बी द आंसर। कमिंग ऑन टू द प्रीव्यूज नाउ, हम लोग पहले बातें करते हैं जीटी और एमआई की, ठीक है। एंड कमिंग इनटू दिस गेम, दोनों ही टीम्स अपना पहला मैच हारी हुई है। अगर हम लोग नैरेटिव्स की बात करें तो एक और काइंड ऑफ एक पैसिव राइवलरी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या यहाँ को छोड़ के मुंबई आए थे। एंड आई थिंक दोनों ही टीम्स पिछली बार से अपग्रेड तो हुई है वाइब के मामले में। जीटी ने काफ़ी अच्छे रीइंफोर्समेंट्स लाए हैं। मुंबई में कुछ मेजर प्लेयर्स इंजरी के चक्कर में मिसिंग है, लेकिन एक ओवरऑल जो वाइब है टीम की वो काफी पॉजिटिव है। लास्ट ईयर दैट वाज एज बैड एज इट गेट्स। तो दोनों ही टीम का लास्ट सीजन से थोड़ा अपग्रेड तो हुआ है, बट पहला मैच हारते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब जीटी का पहला मैच हारना थोड़ा इनडाइजेस्टेबल था, इजी पोजीशन पे थे एक टाइम पे। मुंबई का आप कह सकते हो वी आर यूज्ड टू दिस, अब तो 10-12 साल हो चुके हैं। सारे भी सीएसके से हैं भाई, उनके घर पे हारे हैं, तो ठीक है, थोड़ा एक्सेप्टेबल भी लगता है। हार्दिक और अहमदाबादी क्राउड का तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार? आई डोंट थिंक इस बार कुछ होने वाला है। मतलब मुंबई में तो आई डोंट थिंक कुछ भी होगा। आई थिंक बाहर भी नहीं होगा भाई। आई थिंक ही हैज नाउ गेन्ड द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशन। जितने भी यंग लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग यूजुअली बेवकूफ़ी यंग लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी जो बड़े लोग होते हैं वो इतनी ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें करते नहीं हैं, मतलब होपफुली नहीं करेंगे। बट इन जनरल भी अगर हम लोग देखें तो आई थिंक हार्दिक पांड्या की अब वो जेन्युइन फैन फॉलोइंग बन गई है, एंड पीपल जेन्युइनली रिस्पेक्ट हिम अलॉट फॉर व्हाट ही हैज़ डन। प्लस मतलब भाई पिछले 2 साल में ही हैज़ बिन थ्रू अलॉट, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल करियर में बहुत ज़्यादा हुआ है। एंड उस टाइप के फेज से जब कोई आदमी कम बैक करता है तो उस आदमी के लिए अलग से रिस्पेक्ट आती है। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या को अब ही वोंट गेट दैट काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। पिछले आईपीएल और आज के आईपीएल में 2 आईसीसी ट्रॉफीज का फर्क है, हाँ, और दोनों में हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करा है। तो अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें तो, क्योंकि जीटी एक नई फ्रेंचाइज है, सिर्फ 5 ही बार खेले एंड 3 बार गुजरात जीती है भाई। ओके, लास्ट सीजन भी मुझे याद है, पहला मैच जो था वो एक आईपीएल का 5th मैच था लास्ट सीजन, तो इनका आई थिंक मेरे ख्याल से पहला ही मैच था इन दोनों का। उसमें भी जीटी 6 रन से जीत गई थी। हाँ, लास्ट सीजन तो पहला ही मैच था, वो भी ऐसे टाइप की मार्केटिंग करी थी। हार्दिक गोइंग बैक टू गुजरात वाली हुआ था। अगर हम लोग टॉस और कंडीशंस की बात करें, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, तो देखो ड्यू फैक्टर यहाँ पे आएगा। एक नोन फैक्ट है, पिच चाहे मिक्स सॉइल हो चाहे ब्लैक सॉइल हो, कुछ भी हो, आई थिंक अगर ड्यू इतनी पड़ रही है, सेफर ऑप्शन इज आप चेस करो। ज़्यादा टेक्निकलिटी से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन यू सी सो मच ऑफ ड्यू, इतना सिग्निफिकेंट फैक्टर है, आपको उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए चेज ही करना चाहिए। प्लस इन दोनों टीम्स का ऐसा भी नहीं है ना कि कोई एक साइड बैटिंग बॉलिंग में से कुछ ज़्यादा ही हेविली डोमिनेंट है, इवनली बैलेंस्ड है, तो दे कैन डू बोथ। तो आई थिंक यहाँ पे चेस करना ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा। प्लेइंग रन की हम लोग बातें करें, देखो मेन बात तो मुंबई के लिए होगी, क्योंकि अब हार्दिक वापस आ रहे हैं, तो क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करे जा सकते हैं। मैं अपनी प्लेइंग लाइन प्रपोज करता हूँ, ऑब्जर्विंग द फर्स्ट गेम, और फिर तुम बताना। मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेटली रिकल्टन मिस आउट करेंगे, रोहित और विल जैक्स ओपनिंग करेंगे। ओके, ठीक है, ऐसा होगा नहीं मोस्ट लाइकली। मैं अपनी प्लेइंग लाइन बता रहा हूँ। मुझे लगता है तिलक और स्काई को आप इतना नीचे पुश करोगे, नॉट ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ देम। तिलक स्काई नंबर 3 नंबर 4 के हो जाएंगे हमारे, नमन जो है वो नंबर 5 पे होंगे, हार्दिक कम्स बैक एज अ कैप्टन नंबर 6 पे, नंबर 7 पे रॉबिन मिंस कंटिन्यू करेंगे, नंबर 8 और नंबर 9 पे हमारी बैटिंग डेप्थ बढ़ते जा रही है सैंडर और दीपक चहर के साथ साथ। ट्रेंट बोल्ट खेलेंगे टीम में, और बुमराह की जगह पे मैं रीस टॉपली को लेके आ रहा हूँ। ओके, अच्छा, विघ्नेश हमारे इम्पैक्ट प्लेयर हो जाएंगे। बेसिकली 2 चेंजेस हो रहे हैं, सत्यनारायण और रिकल्टन जा रहे हैं बाहर, और हार्दिक पांड्या और रीस टॉपली अंदर आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मेरी बैटिंग डेप्थ अभी भी नंबर 9 तक मेंटेन्ड है, साथ साथ मेरी बॉलिंग में अब 2 बेटर ऑप्शंस आ गए। रिकल्टन की जगह हार्दिक आ गए जो बॉलिंग करते हैं,
और सत्यनारायण की जगह रीस शॉपली आ गए, जो कि इन माय ओपिनियन एक बेटर एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। अगर आप बुमराह को एक डेब्यूटेंट से रिप्लेस कर रहे हो ना, आई थिंक यू आर मिसिंग द ट्रिक। ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एंड इट इज अ बिग रीजन। लास्ट टाइम आप फिर भी बच गए थे, आपने सिर्फ एक ओवर डलाया था सत्यनारायण से, क्योंकि नमनदीप ने 3-4 ओवर निकाल दिए थे और विकेट वैसी थी। यहाँ पे अगर सेकंड इनिंग्स में आप खेल रहे हो, बाय चांस टॉस हार गया कि बैटिंग पहले आ गई, सेकंड इनिंग्स में आप स्पिनर से तो बॉलिंग कराओगे नहीं, इतनी बॉल गीली होगी। आपको क्वालिटी पेसर्स चाहिए। आई थिंक रीस शॉपली को खेलना चाहिए इस मैच में। मतलब मैं अपनी प्लेइंग 11 की बात करूँ तो आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा चेंजेस होने नहीं वाले, सिर्फ एक चेंज देखने को मिलेगा, एंड दैट विल बी हार्दिक पांड्या विल बी कमिंग इन फॉर रॉबिन मिन्स। एंड इसके पीछे मैं अगेन रीज़न वही दूंगा जो मैंने कुछ पॉडकास्ट पहले कहा था, कि अगर आपको रॉबिन मिन्स को एज अ स्टार्टर रखना था, जो कि एक्चुअली में अनंत अंबानी ने कहा था ऑक्शन के ड्यूरिंग, तो फिर आप उनसे लास्ट मैच में कीपिंग कराते हैं, क्योंकि देन पूरे सीजन में आपकी वही कीपिंग करने वाले, क्योंकि हार्दिक पांड्या बार बार तो बाहर बैठेंगे नहीं। बट हमने देखा रायन रिकल्टन ने कीपिंग करी वहाँ पे, एंड अगर उनने कीपिंग करी है देन आई थिंक एक तरीके से इंडिकेशन, एक तरीके से एक हिंट ये जाता है कि मे बी ही इज गोइंग टू स्टार्ट। एंड रिकल्टन को अगर वो स्टार्ट करें, मतलब आई डोंट सी एनी नेगेटिव इन दिस। एक वही है कि अगर आप रिकल्टन स्टार्ट कर रहे हो तो एक फॉरेन स्लॉट आपके सारे चले गए, एंड सो बुमराह की जगह आपको सत्यनारायण राजू खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर तो रिकल्टन और मिन्स में से कोई एक होगा। हाँ, हार्दिक आ रहे हैं तो कोई, अब सत्यनारायण को आप हार्दिक से रिप्लेस तो नहीं करोगे। तो आई थिंक यही एक पॉसिबिलिटी है। मैं रिकल्टन के साइड जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना जरूरी है थोड़ा। बैटिंग में ऑलरेडी 9-10 लोग हैं यार, आपको और कितनी बैटिंग चाहिए? नहीं वैसे भी भाई एक्चुअली में आप देखो तो जो बैलेंस खराब हो रहा है रिकल्टन की वजह से ही हो रहा है। हाँ, क्योंकि पता रिकल्टन चाहे अच्छा भी खेल लोगे, लेकिन अब बाकी लोगों को बहुत नीचे पुश कर दे रहे हो, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट आपका कितना पॉजिटिव हो रहा है मुझे नहीं पता। सो I'd rather have someone like रीस शॉपली। उन्होंने आपसे ज्यादा आईपीएल भी खेले, रिकल्टन ने आईपीएल नहीं खेले। I would prefer your lineup, बट मुझे लगता है जो मैंने दिया वो जाने वाला है। प्लस यार हम लास्ट मैच भी देखें तो विजय कुमार विशक आए थे, गेम चेंजिंग मोमेंट थे वो। हरप्रीत बरार नहीं खेले थे, जो कि एक रेगुलर रहे पंजाब के लिए। तो इट शोज कि स्पिन के ऊपर पेस की कितनी प्रेफरेंस रही है वाइल इम्पैक्ट प्लेयर में, वाइल बॉलिंग इन द सेकंड इनिंग्स। अच्छा, ओके। जरूरत क्योंकि डू की वजह से पड़ जाती है, तो यहाँ पे आपका पेस लाइनअप स्ट्रेंथन होना जरूरी है। आई थिंक माय लाइनअप मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट आई एम नॉट श्योर, हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो सही हो। गुजरात की बात करते हैं, यहाँ पे भी आई थिंक थोड़े चेंजेस होने चाहिए, जो कि मैंने आईपीएल छोड़ने से पहले कहा था। आई थिंक वही लाइनअप होनी चाहिए यहाँ पर। उसमें एक चेंज आप कर सकते हो, बताता हूँ अभी। गिल और बटलर ओपनिंग फॉर श्योर। मतलब ये आई थिंक टैक्टिकली मैं बात करूँ, यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं हम लोग। यस, साई सुदर्शन बहुत प्रॉमिसिंग बैटर है, आई थिंक इंडिया के फ्यूचर भी है वो, बट आपको पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना ही करना है, वो एक स्पेशलिस्ट की जॉब है। आप अगर 10 ओवर खेल के 70 रन बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पावर प्ले के रन आपने मैक्सिमाइज नहीं करे। बटलर हैज टू प्ले देयर। सुदर्शन नंबर 3 पर आएंगे, शाहरुख खान नंबर 4 पे हो जाएंगे। मैं ग्लेन फिलिप्स को वापस ला रहा हूँ फाइनली भाई, प्लीज ले आना। जीटी फाइनली फायदा तो उठाए उस चीज का। रदरफोर्ड नहीं खेलेंगे। मैं वॉशिंगटन सुंदर को भी वापस ला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बैटिंग में चाहिए। अगर मैं नहीं चाहता कि राशिद खान नंबर 7 पे और अरशद जो है नंबर 8 पे हो, बैटिंग बहुत छोटी हो जाती है आपकी। तो वॉशिंगटन आएंगे वहां पर, फिर तेवतिया, फिर राशिद खान, फिर अरशद, तो आपकी भी नंबर 9 तक हो जाएगी। खिंच रही है एक्चुअली में। रबार्ड और सिराज स्टार्ट करेंगे। अब चॉइस है बेसिकली, अभी तक मैंने एक चेंज बताया, रदरफोर्ड गए, ग्लेन फिलिप्स आए। दूसरा चेंज क्या हो सकता है, अगर आप जो है सेकंड बॉलिंग कर रहे हो तो शायद ये नहीं हो पाएगा, बट अगर आप पहले बैटिंग चेस करो, अगर पहले इनिंग में बॉलिंग आ रही है, तो आप प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे साई किशोर खिला सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला था पिछली बार। अगर आपको लगता है कि बॉल बहुत ज्यादा गीली हो चुकी है, सेकंड इनिंग्स में आपकी बॉलिंग आ रही है, तो फिर आप नहीं लाओगे, तो आप प्रसिद्ध कृष्णा को ले आना इम्पैक्ट प्ले की तरह, देख लेना आप। हो सकता है आप वॉशी की जगह पे साई किशोर को स्टार्ट ही करा दोगे, लेकिन फिर आपकी बैटिंग कम हो जाएगी, तो आप देख लो। मतलब आई थिंक थोड़ा बैटिंग में डेप्थ होनी जरूरी है। लास्ट मैच में जो जीटी का टेम्पलेट रहा था, हमने उस पर ही सवाल उठाए थे कि यार आपने ठीक है, आपने जो टेम्पलेट लेके गए हो, बट एक्चुअली में मतलब यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द T20 साइड, शुभमन गिल, एंड उनने इतने सारे रोहित शर्मा की कप्तानी देखी हुई है, राहुल द्रविड़ के अंदर देखी हुई है चीज़ें, तो आई होप कि उसी चीज़ को वो लोग अप्लाई करते हैं। ऑल द वही बात आती है कि कितने शुभमन गिल का कितना से है इसके अंदर, कितना से आशीष नेहरा का। अगर आशीष नेहरा का भी है तो भी मतलब यू आर टाइटल विनिंग कोच यार। तो आई होप कि वो टेम्पलेट हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर भी मिलता है। बिल्कुल भाई, बहुत जरूरी है। की बैटल्स की बातें करते हैं जल्दी से। मेरे ख्याल से बटलर वर्सेस बोल्ट, राजस्थान रॉयल्स के दोनों एक्स प्लेयर्स रहे हैं, एंड वुड क्रिएट गुड एंगल्स टू एक्सप्लॉइट, तो ये मुझे देखने में बड़ा मजा आएगा। सुदर्शन वर्सेस सैंडनर, भाई सुदर्शन ने बड़ी अच्छी तरीके से पिटाई करी थी पिछले मैच में। पंजाब में जब स्पिनर्स आने शुरू हुए थे, चहल को भी उन्होंने लेट के छक्के मारे। तो विद द टर्न वन ऑफ द बेस्ट
लेफ्ट आर्म बॉलर्स स्पिनर्स राइट नाउ विद द वाइट बॉल सैंडर किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं. सुदर्शन इन द मिडिल ओवर्स कुड बी वेरी क्रूशियल. पावर प्ले में भी हो सकता है ये बैटल है आपको देखने में. तेवतिया वर्सेस विघ्नेश. तेवतिया नीचे आएंगे थोड़ी बैटिंग करने के लिए, एंड विघ्नेश को मैं देखना चाहता हूँ कि वो 10 ओवर के बाद कितनी बॉलें डालते हैं. एज अ यंगस्टर वो कैसे कोप अप करते हैं. तेवतिया एक अंडररेटेड प्लेयर है भाई, बहुत ज्यादा. तो छक्के वक्के लगाते हैं वो, तो ये देखने में मजा आएगा. रोहित वर्सेस रबाडा. ये तो ऑब्वियस है भाई. आई डोंट नो ये ऑब्वियस होना चाहिए कि मतलब मैं श्योर नहीं था कि मुझे रोहित शर्मा को किसी की बैटल में रखना कि नहीं. क्या रोहित शर्मा पावर प्ले में आउट हो रहे हैं? हाँ मुझे लग रहा है फॉर श्योर हो रहे हैं भाई. फॉर श्योर हो रहे हैं, पक्का हो रहे नहीं आए रन. आई डोंट सी हिम हैविंग अ गुड गेम. गुड आईपीएल. गुड आईपीएल तो कहाँ ही गया है इस साल नहीं. आई वुड लव टू सी रबाडा बिकॉज वो ही विल हरी हिम अप. वो ट्राई करेंगे, उनको रूम नहीं देंगे, स्टंप से बॉलिंग करेंगे. लेट्स सी रोहित शर्मा कितना एक्सप्लॉइट करते हैं. आर्म फ्रीज करने का इतना मौका मिलेगा नहीं. तिलक वर्सेस साई किशोर. अब उनके बेस्ट बॉलर थे लास्ट मैच में वो, और तिलक मुझे सबसे जो होता है ना जिगरे वाला बैटर था. मतलब आती यशवंत को रिवर्स स्वीप के चौके मारे थे उन्होंने. ऑल्सो अ गाय इन फॉर्म. आई थिंक विद द टर्न कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं मिडिल ओवर्स में, बहुत अच्छा लगेगा देखने में. एंड हार्दिक पांड्या फॉर द डेथ ओवर्स वर्सेस सिराज, ये मैं देखना चाहता हूँ. हार्दिक पांड्या डेथ ओवर्स में काफी क्लच है, एंड सिराज ने काफी बुरा एग्जीक्यूशन दिखाया था लास्ट मैच में डेथ ओवर्स में. तो ये भी एक रन मैक्सिमाइजिंग वाली स्कीम हो सकती है. एंड में आते हैं प्रेडिक्शन की बात करते हैं, क्या लग रहा है? आई सी मुंबई इंडियंस विनिंग. आई थिंक हार्दिक पांड्या के आते ही टीम का बैलेंस काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा. एंड बहुत हेल्प मिलती है हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को, क्योंकि सबको पता है भाई अगर वो ऑक्शन में आ जाएंगे तो ही माइट बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर राइट नाउ, अपार्ट फ्रॉम बुमराह शायद सबसे ज्यादा होंगे. कोहली का मतलब वो थोड़ा ऑफ द फील्ड वाली चीजें भी हैं. हाँ तो ऑल द भाई अच्छी इनिंग्स के लिए उन्होंने साथ मैं कह रहा हूँ. बट हार्दिक पांड्या 3D प्लेयर भाई, तो ज़्यादा वैल्यू लेके आते ही हैं वो. तो आई थिंक हार्दिक पांड्या के आते ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगी. ऑल्दो आई थिंक ये टाइट मैच होगा. मतलब ऐसा नहीं होगा कि एमआई बहुत कंफर्टेबली जीत गई ये मैच. देखो 2-3 बातें. तो मुझे लगता है टॉस बहुत क्रूशियल है. हाँ ठीक है. अनलेस अनटिल आप पहली इनिंग में 250 बना दो, 240 बना दो, कि फिर सेकंड इनिंग्स में चेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाए. टॉस विल बी वेरी क्रूशियल. सेकेंडली होम एडवांटेज जीटी के पास है थोड़ी सी. एंड थर्डली मुंबई स्लो स्टार्टर्स रही है. यूजुअली पहले 2-3 मैचेस नहीं भी जीतते तो कोई नई बात नहीं होती. आई थिंक बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स मुझे लगता है जीटी के पास थोड़ा एज है. आई थिंक जीटी के शायद जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो. डैम. वंस अगेन मतलब बहुत ही 50-50 कॉल है ये. टाइट मैच होगा. हो सकता है भाई, टाइट हो सकता है. मतलब आई कंसिडर जीटी वर्सेस पंजाब अ टाइट गेम. हाँ तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक ये भी टाइट गेम हो सकता है अगर आप वैसे मैचेस को टाइट मानते हो तो आई थिंक हो सकता है टाइट मैच. एंड मैं थोड़ी सी जब भी जीटी को देने वाला हूँ. देखते क्या होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट गेम यहाँ पे अब हो रही है बात डीसी वर्सेस एसआरएच की. हाँ दोनों टीम्स का नैरेटिव थोड़ा बदल चुका है, क्योंकि डीसी ऑलमोस्ट मतलब हारने के जो लॉस का जो मुंह था उससे छीन के विन फॉर द एजेस भाई, विन फॉर द एजेस वाली बात थी. एसआरएच ऑन द अदर हैंड लॉस फॉर द एजेस लेके आई है. ये जब आपको याद होनी चाहिए कि आप किस तरीके से हारे वहां पे. 300 की बातें हो रही थी और आप 200 भी नहीं बना पाए थे. तो उसको लेते हुए काफी हर्ट होगा. एंड देयर इज अ पॉइंट टू प्रूफ आई थिंक. तो ये मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग नैरेटिव है. एसआरएच का मुझे लग रहा था कि वो 2-2 होके आएंगे यहाँ पे. मैं थोड़ा उल्टा एक्सपेक्ट कर रहा था. हाँ फॉर श्योर भाई. किसने सोचा होगा एलएसजी अगेंस्ट एसआरएच हार जाएगी. तो आई थिंक I think there are things to be proven on both the sides. The DCB would want to have a convincing win and SRH would want to continue what they started. Although वही होता है ना कि एक कहते हैं ना जैसे हम ये रोनाल्डो के लिए मैंने सुना था, बट चलो उसको मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में पुट करने का ट्राई करता हूँ कि SRH से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? स्ट्रॉन्ग या स्कैरी? SRH से ज़्यादा स्कैरी टीम कौन सी है? नहीं है कोई. है जो SRH टीम जो पिछले मैच में हार के आई हो. हाँ तो वही कह सकते हो. अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें तो 24 बार एसआरएच और डीसी का मैच हुआ है. उसमें से 13 बार एसआरएच जीती है और 11 बार डीसी जीती है. तो क्लोज है. पिछले 10 मैचेस में से हालांकि 6 बार डीसी जीती है. एसआरएच 4 बार ही जीती है. और पिछले 5 में से सिर्फ 2 बार एसआरएच जीती है और 3 बार डीसी जीती है. बट जब लास्ट टाइम इनका मैच हुआ था तो फिरोजशाह कोटला में एसआरएच ने 6 ओवर में 125 रन मार दिए थे. अच्छा हाँ इनके अगेंस्ट तो था वो. या और वो अनरियल हिटिंग हमें देखने को मिली थी. तो थिंग्स हैव चेंज्ड. लास्ट सीजन से एसआरएच एकदम बदली है
एंड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने अभी तक का. सो आई वोंट पे मच अटेंशन टू द पास्ट रिकॉर्ड. आई थिंक SRH के मैचेस के लिए थोड़ा इतना वैलिड होल्ड करेगा नहीं वो, क्योंकि बहुत चेंज आया है पिछले साल से. आई थिंक टॉस और कंडीशन की बात करें, देखो विशाखापट्टनम में मैच होने वाला है फिर से. मैं ये चाहता हूँ हम सब लोग इस चीज़ को ध्यान दें. जो DC और LSG का मैच हुआ था, डोंट गो बाय इट एंड अज्यूम कि ये लो स्कोरिंग गेम होने वाला है. ठीक है, वहाँ पे उन्होंने 4 स्पिनर खिला दिए थे तो आपको लग रहा था कि बॉल ग्रिप हो रही है, इतनी कोई ग्रिप नहीं हो रही थी बॉल. एक टीम जो कि 4-5 विकेट डाउन थी, वहां से भी उन्होंने अगर आखिरी ओवर में आके चेस कर दिया एक बंदे ने अकेले, तो मतलब बैटिंग विकेट थी. ठीक है ना, तो इतना कोई टेंशन मत लेना कि ऐसा होगा वैसा होगा. देयर विल बी गुड रन्स फॉर गाइज हु स्पेंड टाइम ऑन द विकेट. तो आई थिंक इस चीज को कंसिडर करते हुए मैं अगर ड्यू को निकाल भी दूं 1 सेकंड के लिए, टॉस जब होगा कोई, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आप चेस कर सकते हो, बट क्या आप चेस करना चाहते हो, वो बात आ जाती है. बिकॉज SRH गिवन देयर टेम्पलेट वुड वांट टू बैट फर्स्ट. ठीक है, DC knowing कि SRH wants to bat first, would they want to then bat second? वो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे. ऑल्दो अब LSG ने उनको सेकंड बैटिंग करके हरा दिया, तो शायद बाकी टीम्स के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा कि हम SRH को अगर पहले बैटिंग करने भी दें तो भी हम कंडीशंस के ऊपर बैंक करके उनको फिर भी हरा सकते हैं. तो ये एक ट्रिकी डिसीजन होने वाला है. आई थिंक SRH would still want to bat first. आई थिंक अपनी फिलोसफी भी स्टिक करेंगे. प्लस SRH इज नॉट दैट टीम जो कि इतनी मतलब एक हारने के बाद एकदम से क्वेश्चन करने लग जाएगी अच्छा नहीं हम लोग जो कर रहे हैं सही भी है नहीं है. ऑन द अदर हैंड देखो DC के पास भी फायर पावर तो है, तो इवन दे कैन बैट फर्स्ट एंड मे बी स्कोर 240-250 एंड सेकंड इनिंग्स में वो चेस करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है. सोच सकते हो आप, मतलब मुझे लगता है इट्स अ गुड टॉस टू लूज ऑल्सो. इतना मैं कहूँगा. बाकी डिसीजन आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करनी तो आप चेस कर लो, ऑपोजिशन को देखना तो पहले बैटिंग कर लो. सिंपल एज दैट. कमिंग टू द प्लेइंग 11 नाउ और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. DC के लिए 2-3 सवाल हैं. ठीक है, सबसे पहले तो KL राहुल के ऊपर क्या उनका सीन है पूरा. अभी तो आ गया भाई, खेल रहे हैं वो. अभी जो DC का फैशन शो हुआ था जिसमें रैंप वॉक कर रहे थे, फैशन शो भी हुआ इनका. हाँ, आपस में हुआ इनका. तो उसमें KL राहुल आए भी थे, उन्होंने प्रॉपर केविन पीटरसन की मिमिक्री भी करके दिखाई थी. स्टांस लेके. तो ही इज बैक विद द टीम, खेलेंगे अगला मैच, वो कंफर्म्ड है. तो आई थिंक अगर वो आ रहे तो समीर रिजवी बाहर हो रहे हैं. हाँ, नंबर 4 पे KL राहुल खेलेंगे, ये कंफर्म हो चुका है. फिर 1-2 और अगर मैं चेंज कहूँ तो आई थिंक क्या नटराजन को वापस आना चाहिए मुकेश के लिए. आई थिंक SRH में खेले भी हैं वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ. प्लस इधर वे आई थिंक सो यार, आप ला सकते हो. नटराजन जब बाय किया था इन लोगों ने तो इट वाज लाइक भाई बहुत तगड़ा बॉलर आपने ले लिया, अच्छी खासी आपकी लाइनअप बन गई है. मुकेश कुमार आई नो वो DC से एसोसिएशन रहा है, दैट इज वाई शायद वो टेम्पटेड हो कि खिलाना चाहिए हमें इनको. बट यार गो विद द प्लेयर जो शायद ज्यादा चांसेस आपको दे सकता है जीतने के. इवन आई एम टेम्पटेड टू हैव नटराजन पर्सनली, बट आई अंडरस्टैंड अगर आप मुकेश के साथ जाओगे एक ही मैच का तो क्यों हटाओगे उनको. बट आई वुड हैव स्टार्टेड विद नटराजन इन द फर्स्ट प्लेस. और प्लस SRH भी है, माइट नो अ ट्रिक और 2, उनके साथ ही उन्हीं बैटर्स के साथ उन्होंने नेट्स में खेला है. आई थिंक उनको खिलाना एक बुरी चॉइस नहीं होगी. मैं होता तो मैं तो खिलाता पर्सनली. ठीक है, ये एक चेंज मैं जेन्युइनली देख सकता हूँ. तीसरी बात, क्या विपराज का खेलना कंफर्म्ड होना चाहिए इस मैच में. आई थिंक सो होना चाहिए भाई. आफ्टर द काइंड ऑफ देखो बैटिंग बहुत अच्छी करी थी एंड टीम में बैलेंस वो नंबर 8 का लेके आते हैं जो कि जरूरी है. बट टॉप 3 लेफ्टीज हैं और वो छोड़ेंगे नहीं. अक्षर पटेल ऑलरेडी एक ऐसा बॉलर जिनकी बॉल पड़ के लेफ्ट हैंडर्स के लिए अंदर आएगी. क्या आपको ऐसे 2 स्पिनर चाहिए टीम में? मतलब आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि आपको टेम्पलेट मेंटेन करके रखना है, नहीं करना. तो क्या आप नटराजन और मुकेश दोनों को टीम में खिला लोगे और सिर्फ 2 स्पिनर्स के साथ जाओगे, चाहे भले ही आपको बैटिंग में एक बंदा सैक्रिफाइस करना नहीं वही ना, फिर बैटिंग सैक्रिफाइस हो जाएगी आपकी. मुझे लगता है इट्स नॉट, जैसे हमने हमारी जो T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी, डिड इट मेक सेंस कि आप जडेजा को साथ में खिलाओ उसके अक्षर पटेल के और दुबे को खिलाओ. हाँ, डिड नॉट मेक सेंस, बट हमें करना पड़ा क्योंकि हमें टेम्पलेट चाहिए था. करेक्ट. आई थिंक जब तक DC उस टेम्पलेट पे टिक रही है कि हमें एटलीस्ट 6 बॉलर्स चाहिए और 8 बैट्समैन चाहिए, तब तक इट्स फाइन. कुड बी अ रिस्की कॉल. मतलब मैं कहूँगा आई एम एक्साइटेड टू सी कि विपराज की बॉलिंग कैसे निकल के आती है. बैटिंग नहीं, बॉलिंग देखनी है मुझे उनकी. प्लेइंग 11 की अगर हम बातें करें तो SRH की बातें कर लेते हैं. और क्या SRH की टीम सेम रहनी चाहिए, या फिर अगर आप नोटिस करो तो दिल्ली के जो 8 बैटर्स हैं सिर्फ 2 लेफ्टीज हैं. सारे के सारे राइटीज हैं बाकी. ठीक है, 6 बैटर राइटी हैं. तो क्या आप एक और लेग स्पिनर लाना चाहते हो? सिमरजीत का पिछला मैच इतना अच्छा नहीं गया. LSG ने इस विकेट पे 4 स्पिनर खिलाए थे, तो आप 2 तो खिला ही सकते हो. तो क्या आप सिमरजीत की जगह राहुल चेहर को लाना चाहोगे? यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कंसिडर कर सकते हैं. भाई मतलब जिस तरीके से अभिषेक शर्मा से बॉलिंग करा रहे हैं,
क्या अभिषेक शर्मा और जैम्पा वो चीज़ नहीं कर सकते? देखो अभिषेक शर्मा से बॉलिंग इसलिए कराई जा रही है बिकॉज यू डोंट हैव अ सेकंड स्पिनर, वो भी मुझे लगता है. ओके. एंड अगर एक प्रॉपर लेग स्पिनर आपके पास आ रहा है तो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है एनी डे बेटर देन अभिषेक शर्मा. मुझे लगता है ये एक चेंज है जो कि आप कंसिडर कर सकते हो. वन सेकेंड, होगा नहीं होगा नहीं पता. अगर नहीं भी होता आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. व्हाई वुड यू वांट टू रिमूव सिमरन आफ्टर जस्ट वन एवरेज गेम? बट अगर हो तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है. मैं ये कहूँगा क्योंकि कंडीशंस और दूसरी टीम के बैटिंग के डायनामिक्स को देखते हुए आपको लगता है कि आप एक लेग स्पिनर ला सकते हो. आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और कोई चेंज करूँगी, बहुत रिएक्शनरी हो जाएगा. एक ही तो मैच हारे हैं सारे. तो की बैटल्स की बातें करते हैं हम लोग सीधा यहाँ पे. ट्रेविस हेड वर्सेस अक्षर पटेल इन द पावर प्ले. अक्षर पटेल ने जो पिछले मैच में पावर प्ले में बॉलिंग करी थी, इट वाज क्रिमिनल फॉर हिमसेल्फ टू नॉट बोल मोर ओवर्स. 4 ओवर डालने चाहिए, खुद नहीं डाला था. पर टाइट लाइंस, खिंची हुई बॉलें हैं, कट वाला टेम्पलेट लेके चल रहे हो, अगर बैटर से कट पड़वाओ. ट्रेविस हेड बैकफुट पे छक्के भी मार रहे हैं अच्छे स्पिनर को. बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है ये. मेरे ख्याल से तो अक्षर पटेल वुड वांट टू बॉल विद द आर्म. टर्न बॉल ज़्यादा करेगी नहीं उनकी, एंगल से सारी बॉलें बाहर ही जा रही होंगी. ट्रेविस हेड कैसे इनको डिसमेंटल करते हैं वो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा मुझे तो. ईशान किशन और विपराज का अब मैं ये देखना चाहता हूँ. ओके. वन चेंज पे आएंगे मोस्ट लाइकली मिडिल ओवर्स में. एंड ईशान किशन किस तरीके से इनको फेस करते हैं, बिकॉज लास्ट मैच भी विपराज के बॉल पे समीर अजहर ने कैच छोड़ा था पूरन का मेरे ख्याल से. उसके बाद पिटाई हुई थी. तो इकोनॉमी उनकी ओवरऑल एक्चुअली में एक्सपेंसिव ही रही है. हालांकि इम्प्रेस करा था, लेकिन ही कैन लीक दोस क्रूशियल रन्स इन द मिडिल ओवर्स आल्सो. अभी हार्डली कुछ मैचेस खेले. प्लस ईशान किशन लास्ट मैच में डक बना के आ रहे हैं, उनका भी ज्यादा एक्स्ट्रा मोटिवेशन होगा भाई कि कुछ करना ही करना है. एंड जो बैटल में देखने के लिए सबसे ज्यादा मतलब क्लास वाला बैटल जो होगा, क्लासन वर्सेस कुलदीप. ओके. मतलब चाइना मैन है, बॉल पढ़ के अंदर लाएंगे वो. कैन ही फाइंड दैट गैप बिटवीन द बैट एंड द पैड ऑफ क्लासन, या फिर क्लासन बैकफुट पे उनको दिखाएंगे कैसे खेलते हैं. तो आई थिंक ये शायद सबसे करारा बैटल हो सकता है. अगर हम लोग डीसी की बैटिंग की बातें करें तो मैकगर्क वर्सेस सिमरजीत, अजूमिंग कि वो खेलते हैं, कुड बी वन गाय जो कि उनको एक्स्ट्रा पेस से बीट कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड मैकगर्क वोंट स्टॉप. मतलब आई थिंक अगर डीसी चेस कर रही है, इनफैक्ट अगर स्टार्ट भी कर रही है, पहले बैटिंग भी कर रही है, तो भी मैकगर्क का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. एसआरएच वैसी इज नोन फॉर स्कोरिंग सो मेनी बिग रन्स. इतने बड़े बड़े स्कोर वो बनाती है. और मैकगर्क का लास्ट सीजन जैसा गया था, जिस तरीके से सबने इतना इंप्रेस हो गए थे सब लोग उनसे, टू द पॉइंट कि डीसी के मैनेजमेंट के लोग आके कहते हैं हमने उनको रिटेन इसलिए करा है क्योंकि हमें वो डेली प्रोडक्ट लगते हैं. मतलब हमने उनको बनाएंगे बेसिकली. हाँ. तो आई होप कि फ्रेजर मैकगर्क का भी भाई लास्ट सीजन कितना जेन्युइनली बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगा था. तो इस सीजन भी वो देखना फाइनली स्टार्ट मिलता है इस मैच में. स्टब्स वर्सेस हर्षल पटेल. पर्पल पटेल का पहला मैच काफी अच्छा गया था एंड डीसी से खेल चुके हैं. एंड स्टब्स अगर नीचे बैटिंग करने के लिए आएंगे डेथ ओवर्स में, विल बी अ क्रूशियल गाय. हर्षल पटेल इज अ मास्टर ऑफ द स्लो डिलीवरीज. काफी डिप करती है उनकी यॉर्कर्स भी. ये भी एक क्रूशियल बैटल हो सकता है. एंड इन द सेम ब्रेथ आई वुड से आशुतोष वर्सेस पैट कमिंस. ये भी मुझे देखना है, स्पेशली डेथ ओवर्स में. पैट कमिंस ने पिछले मैच में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया है. थोड़ा उन्होंने सेटअप समझे कि किस तरीके से बैटर्स को आउट कर सकते हैं आफ्टर अ वेरी एवरेज फर्स्ट गेम. एंड आशुतोष जिस फॉर्म में है, आई थिंक उनके लीडर ऑफ द अटैक पैट कमिंस वर्सेस राइट नाउ द हॉटेस्ट फॉर्म बैटर आशुतोष होने वाले. आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट बैटल होगा. एंड परहैप्स कितना रन्स को एक्सटेंड करा जा सकता है डीसी के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो काफी क्रूशियल होगा. डू यू सी केएल राहुल हैविंग अ गुड गेम? केएल राहुल का नैरेटिव है भाई वो वाला कि एसआरएच वाली टीम की चलते हुए ही उनका वो गोयनका हिसाब से पूरा लफड़ा हुआ था. एंड यार नंबर 4 पे आके ना वो परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे. थोड़ा मुश्किल है. पता नहीं, आई सी हिम हैविंग अ गुड गेम भाई. आई थिंक वाइब्स. व्हाट इज अ गुड गेम फॉर केएल राहुल? नहीं मतलब पहली बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखें, स्पेशली अगेंस्ट एसआरएच. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. एंड अगर इफ ही इज स्कोरिंग अ 15 बॉल 30 समथिंग, आई थिंक इट्स अ डिसेंट गेम. हाँ चलेगा. नंबर 4 पर क्या इतना आएगा? आई सी हिम हैविंग अ गुड गेम. चलो प्रेडिक्शन की बात करते हैं. क्या लग रहा है इस मैच के लिए? एसआरएच जीत रही है. आई डोंट थिंक 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस तो मैं नहीं देख रहा भाई एसआरएच का. आई थिंक टॉस पे डिपेंड करेगा थोड़ा.
थोड़ा बहुत तो करता ही है, टॉस पे डिपेंड, बट आई थिंक SRH को दोनों चीज़ें मिल जाए, आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उन्हें। जैसे पैट कमिंस को हमने खुद भी बोलते हुए देखा है, अगर SRH ये मैच हारती है इट्स अ जेन्युइन वेकअप कॉल। हाँ भाई, फिर तो थोड़ा तो है, थोड़ा डरावना हो जाएगा फिर सीन, थोड़ा तो है डरावना, पर है भाई। आई थिंक SRH, आई डोंट सी देम लूजिंग 2 consecutive इवन आई वुड से थोड़ा अनलाइकली। अगर पहला मैच इससे पहले जीत गया होता तो हम कहते कि शायद फिर भी अभी हार जाए, हाँ, बट इट्स टू स्ट्रॉन्ग भाई, मतलब विद ऑल रिस्पेक्ट टू DC बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। पर भाई कितना तगड़ा है, सारी टीम्स का एक मैच जीत रही है, एक हार रही है, एक मैच जीत रही है, एक हार रही है भाई। DC भी बड़ी है, वो है अंडररेटेड इस वक्त चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं, जीत जाएंगे मैच। तो हम ऐसे एकदम वो नहीं कर सकते। आई थिंक क्लोज गेम हो सकता है ये, हाँ, क्लोज स्लाइड है जब ये SRH को दूंगा, बट DC हैज द पावर टू ओवरकम देम। LSG कर सकते हो, DC तो बिल्कुल कर सकती है। आई थिंक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल गेम्स होने वाले हैं। एंड ऑन दैट नोट आज का एपिसोड भी हम लोग खत्म करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जल्दी से 20K पहुँचते हैं, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।